तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 153 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाओची अपने पेरेंट्स के साथ फैमिली कंपटीशन देखने के लिए निकल पड़ता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में फैमिली कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। फैमिली कंपटीशन के वक्त अरीना के इर्द गिर्द काफी सारे फैमिली के लोग जमा होते हैं। यहाँ पर जुन फैमिली के दो लड़के आपस में फाइट कर रहे होते हैं। वो दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक लड़के का नाम जुनकियो होता है जो कि दूसरे के ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है। सभी देखने वाले कहते हैं ब्रदर जुनकियो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। लगता है कि जो ब्रदर जुनकियो को आसानी से हरा देगा। वहाँ का कंपटीशन तो वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जुनकिन वहाँ पर बड़ी आसानी के साथ अपनी फाइट को जीत लेता है। तो जुनकियो अपनी फाइट को जीतने के बाद सामने की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर जुनसाओ दिखाई देता है। वो उसे कहता है यंग पैट्रियार्च, अब जबकि तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो क्यों ना इस कंपटीशन में हिस्सा लिया जाए। चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और मेरे साथ फाइट करो, मुझे तुम्हारे साथ फाइट करनी है। जुनसाओ इसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है। बाकी के सभी लोग भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं क्या वाकई में जुनसाओ यहाँ पर इसके साथ फाइट करेगा, क्योंकि जुनसाओ को चैलेंज कर रहा है। लगता नहीं है कि जुनसाओ इसके साथ फाइट करने की हिम्मत रखता है क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा डरपोक है। ऐसा इंसान जिसके पास परफॉर्म हैंडल की पावर्स भी एक्टिवेटेड नहीं है वो किसी के साथ क्या फाइट करेगा। युकियो हमारे जुनसाओ की काफी ज्यादा इंसल्ट कर देता है। वो उसे कहता है ये बात तो मुझे समझ आती है कि तुम यहाँ पर अरीना में नहीं आना चाहते और मुझसे फाइट नहीं करना चाहते, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि तुम्हारी फैमिली में और कोई है भी नहीं, तुम इकलौते बेटे हो। तुम्हारे अलावा तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड से और कोई भी नहीं है जो यहाँ पर आकर मुझे चैलेंज कर सके। जुनसाओ ये वाली बात सुनने के बाद काफी गुस्सा हो जाता है और वो जल्दी से स्टेज के ऊपर आ जाता है और कहता है चलो ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। वो अपनी तलवार लेकर ऊपर चला जाता है अरीना में। उसके फादर और ब्रदर जुन भी वहीं पर पहुंच जाते हैं। वो लोग भी देख रहे होते हैं और जी वहाँ पर आकर उसे कहता है ठीक है ब्रदर युकियो मुझे यहाँ पर एडवाइस करो, हम दोनों यहाँ पर फाइट करते हैं। सभी देखने वाले अभी भी हंस रहे होते हैं और कहते हैं यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है। जुनसाओ को वाकई में लगता है कि वो युकियो का मुकाबला कर सकता है। वो तो वाकई में स्टेज पर चला गया उससे फाइट करने के लिए, अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहा है कि हमारा जुनसाओ उन सभी की बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। जाओची उसके पास जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे कहता है शांत हो जाओ, जबकि वो अपने ब्रदर जुन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जाओची उसे कहता है कुछ भी हो जाए मैंने तुम्हें जो सिखाया था उसको कभी मत भूलना। जुनसाओ उसे कहता है लेकिन क्या वाकई में ऐसा कर पाऊंगा। जाओची उसे कहता है जी अगर मगर को छोड़ दो, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो बात है जो होनी चाहिए। अगर तुम इससे फाइट को हार भी जाते हो तब भी कोई बात नहीं। फादर भी उसे कहते हैं जुनसाओ तुम्हारा ब्रदर जिस तरह तुमसे कह रहा है बिल्कुल उसी तरह इसकी बात सुनो। इस दफा हमें आगे बढ़ने के लिए अपना पहला कदम उठाना पड़ता है और पहला कदम बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, हमें रिस्क लेना पड़ता है। बस एक डर है, जब ये डर तुम्हारे मन से निकल जाएगा तो तुम अपनी परफॉर्म एनर्जी को यूज करना सीख जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जुनकियो उसे कहता है यंग मास्टर क्या तुम वाकई में मुझसे फाइट करने वाली हो या नहीं, कहीं सूरज इस बार वेस्ट से तो नहीं निकल आया। के साथ ही जुनकियो सोच रहा होता है अब जबकि ये कचरा मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो गया है तो फिर ठीक है, अब सभी के सामने मैं इस कचरे को साबित करूंगा कि ये कचरा है और मैं अपनी तलवारबाजी की स्किल सभी को दिखाऊंगा तो इनको पता चलेगा कि मैं फैमिली के यंग मास्टर बनने के लायक हूँ। जुनकियो हमारे जुनसाओ से कहता है मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्वर्ड ट्रैक के साथ हरा दूंगा। अभी देखने वाले कहते हैं क्या वाकई में ब्रदर जुनकियो ऐसा कर सकता है। जुनकियो ने अपनी तलवारबाजी के स्किल्स को और भी ज्यादा इंप्रूव कर लिया है। सर उसने कहा मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये सिर्फ एक ही स्ट्राइक में जुनसाओ को आसानी से हरा देगा। ब्रदर युकियो अपनी तलवार को रेडी करता है स्ट्राइक लगाने के लिए और बड़ी स्पीड के साथ अपनी तलवार लेकर जुनसाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे वो जुनसाओ करीब पहुंचता है जुनसाओ बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को वहाँ पर डॉज कर लेता है। वहाँ पर एरिना में काफी ज्यादा धुआं हो जाता है धमाके की वजह से। वहाँ पर जुनकियो की एनर्जी रिलीज होती है। वो पीछे की तरफ देखता है और कहता है ये बात तो वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुमने मेरे पहले अटैक को अवॉइड कर लिया लेकिन तुम दूसरे अटैक को अवॉइड नहीं कर पाओगे। और फिर से अपनी तलवार को उठाता है और जाओची के ऊपर फिर से स्लैशेस लगाता है, लेकिन हमारा जुनसाओ दोबारा से उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। दूसरे देखने वाले कहते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, ये यंग मास्टर कब से इसके अटैक्स को अवॉइड करने लग गया है, ये तो बिल्कुल बेकार कचरा था। लेकिन ये फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हमें काफी मजा आ रहा है। तो युकियो जब थक जाता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं इसको हिट क्यों नहीं कर पा रहा। वो जुनसाओ से कहता है चूहे कहीं के तुम सिर्फ और सिर्फ इधर उधर भाग रहे हो, मेरे अटैक्स को डॉज कर रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो डायरेक्टली मेरे अटैक को फेस करके दिखाओ। जुनसाओ से कहता है ब्रदर मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता इसीलिए मैं सिर्फ अवॉइड कर रहा हूँ। जबकि उसी वक्त जाओची दूर से चिल्लाकर उसे कहता है डरने की जरूरत नहीं है और ना उसके ऊपर तरस खाने की जरूरत है, उसको मार डालो। कि उसके मदर और फादर दूर खड़े सोच रहे होते हैं। इस तरह के कंपटीशन में ये एक फैमिली कंपटीशन है जहाँ पर किसी की जान नहीं ली जा सकती, लेकिन साथ ही नेक्स्ट सीन में वो दोनों भी पट्टियां बांधकर उसके साथ ही आकर खड़े हो जाते हैं। उसको चीयर करते हुए कहते हैं हाँ इसको बहुत ही बुरी तरह से मारो। जुनसाओ उनकी बातें सुनने के बाद अपनी तलवार निकाल लेता और कहता है ठीक है युकियो तुमने कहा कि मैं तुम्हें हेड ऑन फेस करूं तो फिर ठीक है मैं तुम्हें हेड ऑन ही फेस करूंगा। तो जुनकियो अपनी तलवार को फिर से रेडी करता है और हमारे जुनसाओ से कहता है आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि तुम्हारी और मेरी तलवार में कितना बड़ा डिफरेंस है। और वो अपनी तलवार को रेडी करते हुए जुनसाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस बार वो अपनी तलवार के साथ कोई बहुत ही पावरफुल मूव को यूज करने वाला है, लेकिन जैसे वो अपनी तलवार को घुमाते हुए जुनसाओ के ऊपर अटैक करके आगे गुजरने लगता है उसी वक्त हमारा जुनसाओ अपनी एनर्जी को एक्टिवेटेड करता है। बॉडी के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है। जुनसाओ कहता है आज मैं जहाँ पर तुम्हें मुझे हराने नहीं दे सकता और वो बड़ी स्पीड के साथ उसके ऊपर स्ट्राइक लगाकर आगे गुजर जाता है। सब कुछ पलक झपकने की स्पीड में हो जाता है, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। जबकि जुनकियो जब अपनी तलवार की तरफ देखता है तो उसकी तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है। जुनसाओ ने उसकी बॉडी के ऊपर अटैक करने की बजाय उसकी तलवार के ऊपर स्ट्राइक लगाई होती है जिससे उसकी तलवार टूट जाती है। जुनसाओ से कहता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर निकले। तो बाकी के सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अभी अभी जहाँ पर हुआ क्या, क्या वाकई में हमारे यंग मास्टर ने जुनकियो की तलवार को काट दिया, वो भी सिर्फ एक स्ट्राइक के साथ। ये कोई बड़ा सा मिरेकल है या फिर वाकई में यंग मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मदर अपने जुनसाओ के इस कारनामे की वजह से बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि हमारा जाओची भी कह रहा होता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा अच्छा निकला। जुनकियो जो कि हारने के बाद अपने परफॉर्म हैंडल को एक्टिवेट करता है और कहता है मैं इस कचरे के हाथों से कैसे हार सकता हूँ, मैं इसे अभी मजा चिकाता हूँ। और वो अपने परफॉर्म हैंडल को यूज करते हुए हमारे जुनसाओ के ऊपर अटैक कर देता है। क्योंकि जुनसाओ के पास परफॉर्म हैंडल की पावर नहीं है इसी वजह से वो बाकियों से काफी ज्यादा कमजोर है। जबकि जुनकियो के पास जो परफॉर्म हैंडल है वो येलो कलर का है, यानी सबसे लोएस्ट कलर वाला। मदर फादर और जाओची तीनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाकर उसे कहते हैं जाओजुन अपने पीछे देखो वो तुम्हारे पर अटैक कर रहा है। जुनकियो अपने परफॉर्म हैंडल के साथ जब उसके ऊपर अटैक करता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और वहाँ पर काफी ज्यादा धुआं हो जाता है। जुनकियो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कचरा जिसे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ से आया है, दूसरी दुनिया से जहाँ पर हमारे इल्यूजनरी डीमन राम में लाया गया है, कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है।
से पता चला कि मेरे साथ फाइट करने का नतीजा क्या होता है। यहाँ पर जितने भी देखने वाले होते हैं वो सभी लोग जुनक्यू के खिलाफ बात कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं ब्रदर जुनक्यू ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, इसने ब्रदर जुनसाओ के ऊपर स्नीक अटैक किया, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन दोनों की फाइट तो खत्म हो चुकी थी। जुनसाओ ने जुनक्यू को आसानी से हरा दिया था, लेकिन उसके बाद इसने उसके ऊपर स्नीक अटैक कर दिया। अगर भागती हुई अपने बेटे के पास जाने लगती है तो फादर उसे रोक देते हैं। हमारा जाओची भी भागता हुआ स्टेज के पास आता है, सामने की तरफ देख रहा होता है। अब सामने की तरफ देखते हैं धुएं के अंदर से हमारा जुनसाओ बाहर निकलता है और जुनसाओ की बॉडी इस पर पहले से भी ज्यादा चमक रही होती है। वहाँ पर आने के बाद यूक्यू से कहता है ब्रदर यूक्यू, लगता है कि तुम्हें मुझसे फिर से फाइट करनी है, तो चलो ठीक है फिर से फाइट करते हैं। ऐसे जुनसाओ वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो यूक्यू बहुत सा घबरा जाता है और कहता है इस लड़के की ब्रेथ मुझे महसूस हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस लड़के ने ब्रेक थ्रू कर लिया है, ये एम्परर परफॉर्म राम का एक्सपर्ट बन चुका है। हमारा जुनसाओ अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त यूक्यू अपने परफॉर्म हैंडल को यूज करते हुए अपने सामने एक बड़ी सी शील्ड बना लेता है ताकि वो उसकी स्ट्राइक को अवॉइड कर सके। यूक्यू की पावर बहुत ज्यादा होती है, वो उसकी शील्ड को बड़ी आसानी से तोड़ देता है और अपनी तलवार को उसके सामने करते हुए कहता है तुम इस फाइट को हार चुके हो, तुम्हें फिर भी मुझसे फाइट करनी है तो फिर ठीक है हम लोग एक और राउंड खेल सकते हैं। जुनसाओ उससे ये कहने के बाद वहाँ से नीचे की तरफ उतर आता है, जबकि यूक्यू वहीं पर अपने घुटने टेक देता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कचरे से कैसे हार सकता हूँ। जुनसाओ जैसी स्टेज के ऊपर से नीचे जा रहा होता है उसी वक्त वो फिर से चिल्लाकर उसे कहता है यहीं पर रुको, हमें एक बार और फाइट करनी चाहिए, मुझे तुमसे फिर से फाइट करनी है, मैं इस बात को नहीं मान सकता कि तुमने मुझे हरा दिया है। सभी देखने वाले कहते हैं ये लड़का तो पागल हो गया है, यहाँ पर पहले ही 2 बार जुनसाओ से हार चुका है, अब यहाँ पर तीसरी बार भी इसे फाइट करना चाहता है, इसे क्या लगता है यहाँ पर तीसरी बार फाइट करेगा और इसे जीत जाएगा, ये तीसरी बार भी हारेगा। इसी वक्त फैमिली के ग्रेट एल्डर भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कि जिंजू के डैड भी है। वो वहाँ पर आते हैं उस लड़के से कहते हैं यूक्यू तुम क्यों हमारा नाम खराब कर रहे हो, तुम हार चुके हो, क्यों ना तुम अरीना से नीचे उतर आओ। यूक्यू ग्रेट एल्डर को वहाँ पर देखते हैं उनके सामने झुकते हुए उनसे कहता है ग्रेट एल्डर आप भी यहाँ पर आए हैं, ठीक है मैं इस बात को मान लेता हूँ कि मैंने गलत किया है। एल्डर उसे कहते हैं जबकि तुमने इस बात को मान लिया है कि तुमने गलत किया है तो फिर जल्दी से नीचे उतर आओ, तुम्हारे अरीना पर खड़े रहने का कोई मतलब नहीं है, चलो जल्दी से आ जाओ। पर ग्रेट एल्डर की नजर अपने पैट्रियार्च के ऊपर बैठती है। वो पैट्रियार्च की तरफ देखते हैं और कहते हैं पैट्रियार्च काफी लंबे अरसे के बाद आपको यहाँ पर देख रहा हूँ, मैंने नहीं सोचा था कि आप अपनी बीमार और कमजोर बॉडी के साथ यहाँ पर आएंगे। जाओची के डैड यानी कि फैमिली पैट्रियार्च उसे कहते हैं लेकिन ग्रेट एल्डर आप यहाँ पर लेट क्यों आ रहे हैं, फैमिली कंपटीशन तो कब का स्टार्ट हो चुका है। ग्रेट एल्डर उसे कहते हैं मैंने नहीं सोचा था कि आप अपनी बीमार बॉडी के साथ इस कंपटीशन को देखने के लिए यहाँ पर आएंगे। पैट्रियार्च उसे कहते हैं मुझे अपनी बॉडी और फिजिकल कंडीशन के बारे में अच्छी तरह से पता है, तो मुझे किसी को भी यहाँ पर पर्सनली बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी बॉडी कंडीशन कैसी है। पैट्रियार्च अपने ग्रेट एल्डर से कहते हैं अब जबकि तुम भी यहाँ पर आ चुके और बाकी के एल्डर्स भी आ गए हैं तो सभी लोग हम लोग स्पेक्टेटर ग्राउंड पे चलते हैं, रूम में चलते हैं और वहीं पर जाकर क्लैन कंपैरिजन को स्टार्ट करेंगे। ग्रेट एल्डर उनसे कहता है अब जबकि पैट्रियार्च ने ऑर्डर्स दे दिए हैं तो मैं तो सिर्फ एक छोटा सा ग्रैंड एल्डर हूँ, तो मैं तो आपकी बात मानूंगा, चले ठीक है फिर हम सभी लोग मीटिंग रूम में चलते हैं। साथ ही वो अंदर से सोच रहे होते हैं चलो देखते हैं कि कितनी देर तक ये पैट्रियार्च की कुर्सी को संभाल कर रख पाता है, आज तो पैट्रियार्च की कुर्सी मेरी होकर रहेगी। सभी लोग जल्दी से मीटिंग हॉल की तरफ चले जाते हैं, जाओची भी उनके साथ ही होता है, जाओची जुनसाओ सभी लोग भी अंदर चले जाते हैं। सभी लोग जब मीटिंग हॉल की तरफ जा रहे होते हैं तो वहीं पर एक एल्डर होता है जो कि 17th एल्डर होता है। 17th एल्डर किंग होंग से कहता है किंग होंग तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे खिलाफ है और तुम्हारी पैट्रियार्च की कुर्सी को हासिल करना चाहते हैं, आज के इस फैमिली कंपटीशन में यही बात को दोबारा से दोहराया जाएगा। बहुत सारे ऐसे एल्डर्स हैं जो कि हमारे ग्रेट एल्डर को सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आज तुम्हारी गद्दी चली जाएगी, लेकिन मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ही रहूंगा। में से बहुत सारे ऐसे हैं जब हम लोग यंग थे तो हमने तुम्हारे फादर का साथ दिया था, हम ग्रेट डीमन किंग के साथ रहे थे, इस वजह से हम उनके वफादार हैं और तुम्हारा भी साथ देंगे, हम बहुत ज्यादा कम है इसलिए हम तुम्हारी पैट्रियार्च की गद्दी को नहीं बचा पाएंगे। फादर किंग होंग से कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए इतना ही काफी है कि 17th एल्डर ने मेरे साथ यहाँ पर मेरा साथ निभाया है। तो ये सभी लोग जल्दी से मीटिंग हॉल के अंदर चले जाते हैं। मीटिंग हॉल के अंदर एल्डर्स के लिए अलग चेयर्स लगी होती हैं जबकि बच्चों के लिए अलग होती हैं। जाओची और जुनसाओ आखिरी चेयर्स के ऊपर बैठे होते हैं। जुनसाओ वहाँ पर बड़े आराम से मैनर्स के साथ बैठा होता है जबकि जाओची वहाँ पर बैठा सो रहा होता है। जुनसाओ कहता है यहाँ पर हमारे आसपास जितने भी लोग हैं ये सभी लोग एल्डर्स हैं, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं स्कूल में बैठा हूँ। तो अब यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता बाकी की सारी फैमिलीज के एल्डर्स भी इकट्ठे होंगे और उसी के बाद इनकी फैमिली मीटिंग स्टार्ट होगी जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तो यहीं पर इस एपिसोड 153 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 154 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था सभी लोग फैमिली मीटिंग में जाकर जमा हो जाते हैं। यहाँ पर बाहर वाले जो वेनरेबल एल्डर्स हैं या फिर बाकी के क्लैंस के एल्डर्स हैं वो आना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मू फैमिली के मू यूबाई आते हैं कि हमारे जाओची के सगे मामा जी हैं। वहाँ पर आते ही सभी लोगों को अपने बारे में बताते हैं और कहते हैं मैं मू फैमिली को रिप्रेजेंट करते हुए मू यूबाई यहाँ पर इस फैमिली कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। और मू यूबाई भी वहाँ पर मीटिंग हॉल में आ जाते हैं। ग्रेट एल्डर जल्दी से उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, चलो जल्दी से आकर हमारे साथ हमारी टेबल के ऊपर बैठ जाओ। क्योंकि मास्टर यूबाई उसे कहते हैं मैं तुम्हारे लोगों के साथ कैसे बैठ सकता हूँ, सभी लोग तो महान एल्डर्स हो, मैं तुम्हारे साथ एल्डर्स की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठ सकता, मैं दूसरी साइड पर ठीक हूँ। और वो जाकर अपनी बहन के साथ बैठ जाते हैं। मो यूबाई अपनी मो फैमिली के पैट्रियार्च भी हैं। तो ग्रेट एल्डर कहते हैं पैट्रियार्च मो तो आप तो वाकई में बहुत ही बुरा मजाक करते हैं। साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मो फैमिली की तरफ से पैट्रियार्च बनकर जहाँ पर अपनी बहन की वजह से अपने जीजा जी का साथ देने के लिए आए हो, लेकिन चाहे तुम कितना इसका साथ क्यों ना दे लो, आज किंग होंग से उसकी पैट्रियार्च की गद्दी तो मैं छीन कर रहूंगा। सिस्टर अपने भाई से पूछती है ब्रदर क्या आज डैड नहीं आने वाले, वो से कहता है नहीं डैड नहीं आने वाले, वैसे वो आना तो चाहते थे लेकिन मैंने खुद ही उनको मना कर दिया, मैंने कहा कि वो रहने दें। तुम्हें पता है कि हमारे जाओ वैन के ऊपर अटैक हुआ था जिसकी वजह से हमें कुछ मिला है और हमारे फादर उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और मैंने एक और बात भी सुनी है, मैंने सुना है कि हमारी इल्यूशनरी डीमन क्लैन के इंपीरियल फैमिली से भी कोई यहाँ पर आने वाला है। जाओची के फादर सोच रहे होते हैं आज चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए, चाहे कोई सा भी रॉयल फैमिली का मेंबर यहाँ पर क्यों ना आ जाए, मैं अपनी पैट्रियार्च की गद्दी को नहीं छोड़ने वाला, पैट्रियार्च की गद्दी तो हमारी जुन फैमिली की ही रहेगी। मेरे फादर ने भरोसा करके मुझे पैट्रियार्च बनाया था। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर अंकल हीवंस भी आ जाते हैं। अंकल हीवन अपने फर्स्ट प्रिंस के साथ वहाँ पर आते हैं और आकर सभी से कहते हैं वर्ल्ड इन इनविजिबल फैमिली के लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं। जुन फैमिली के एल्डर्स कहते हैं ये टियांसिया फैमिली के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अंकल हीवन को तो हमने काफी लंबे अरसे से नहीं देखा। अरे
पुराने पैट्रियार्च के साथ जब से वो हादसा हुआ है, जब से वो फैमिली को छोड़कर डिसअपियर हुए हैं, तब से हम दोनों फैमिलीज के दरमियान में ताल्लुकात ज्यादा अच्छे नहीं रहे। लेकिन आज अचानक से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बंदे से बहुत होशियार रहना होगा। अंकल हीवन की स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा है कि हमारा जुनसाओ जैसे वहाँ पर अपने अंकल हीवन यानी अपने फादर इन लॉ यानी सुसर जी को देखता है तो वो जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और उसके मुंह से तो आवाज भी नहीं निकल रही होती। वो कह रहा होता है अंकल मैं आपको ग्रीट करता हूँ। उसकी तरफ देखता और कहता है तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक से उठकर खड़े क्यों हो गए हो। अपने ससुर जी को देखकर तो तुम्हारे मुंह से तुम्हारी आवाज भी नहीं निकल रही। तुम्हें क्या लगता है कि तुम किस तरह जाकर उनसे अपनी उनकी बेटी का हाथ मांगोगे। यहाँ पर कुछ ज्यादा ही नर्वस हो रहे हो। तुमने यहाँ पर जो कुछ भी कहा अंकल हीवन तक तो वो आवाज पहुंची नहीं। अगर तुम्हें बात करनी है तो फिर थोड़ा जोर से बात करो। जुनसाओ ब्रदर जुन से कहता है तो फिर तुम ही मुझे बताओ कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मुझे उन्हें ग्रीट भी तो करना है। उसे कहता है नहीं बस उसे इग्नोर करो, तुम्हें उन्हें ग्रीट करने की जरूरत नहीं है। जुनसाओ उसे कहता है लेकिन ब्रदर तुम्हें नहीं लगता कि मुझे अपने ससुर जी को यहाँ पर ग्रीट करना चाहिए वरना मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जाओ जी उसे कहता है अगर तुम्हें मेरे तरीके पर चलना है तो मेरे तरीके पर चलो। मेरे पास तो एक से ज्यादा ससुर जी हैं और मैं कभी भी उन सभी के साथ इतने अच्छे से पेश नहीं आता। साउची भी वहीं पर बैठा होता है कि उसी वक्त उसे बहुत ही पावरफुल कोल्ड सा ऑरा महसूस होता है। साउची कहता है मुझे बहुत ही कोल्ड मर्डरस इंटेंट महसूस हो रहा है जैसे कि मुझे यहाँ पर गुर का देख रहा हो। कल इवन उसी वक्त अपने पीछे देखते हैं तो उनके पीछे एक और मास्टर आकर खड़ा होता है जो कि हीलियन फैमिली का मास्टर होता है जिसका नाम हीलियन पेंग होता है। मास्टर हीलियन पेंग उसे कहते हैं तुम्हारी वर्ल्ड फैमिली के लोग यहाँ पर आ सकते हैं तो फिर मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता। इस बार के फैमिली कंपटीशन में मेरी हीलियन फैमिली भी आएगी। साउची कहता है इस बंदे को जरा देखो तो सही है किस तरह अकड़ कर बात कर रहा है। जुनसाओ से कहता है इसे अकड़ कर बात करनी भी चाहिए क्योंकि इस वक्त 12 गार्डियन क्लैंस का हेड यही है। पहले जब हमारी जुन फैमिली स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी हमारी फैमिली 12 गार्डियन क्लैंस की हेड हुआ करती थी लेकिन अब ये वाली बंदा यानी हीलियन फैमिली 12 फैमिलीज की हेड है। यहीं पर एक और बूढ़े मास्टर की एंट्री होती है जो कि इन सभी का जुन फैमिली का सुप्रीम एल्डर होता है। वो सभी लोग कहते हैं ये क्या हमारे सुप्रीम एल्डर भी यहाँ पर आए हैं। फैमिली के सभी एल्डर जल्दी से उसके सामने झुकते हुए से ग्रीट करते हैं और कहते हैं सुप्रीम एल्डर इस बार तो आप भी यहाँ पर आए हैं। सुप्रीम एल्डर के साथ 2 ग्रेट एल्डर्स भी होते हैं। सुप्रीम एल्डर कहते हैं मेरा भतीजा हीलियन जहाँ पर आना चाहता है तो वो आ सकता है क्योंकि हम में से कोई भी उसे रोकेगा नहीं। जुन फैमिली हमेशा ही गेस्ट को वेलकम करती है। सुप्रीम एल्डर उन सभी लोगों से कहते हैं हालांकि तुम सभी लोग दूसरी फैमिली से यहाँ पर आए हो लेकिन मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि आज हम लोग एक पर्सनल मैटर के ऊपर बात करने वाले हैं तो तुम सभी लोग यहाँ पर सोचे समझे हमारी फैमिली मैटर्स में दखल मत देना। हीलियन पेंग उनसे कहते हैं ठीक है सुप्रीम एल्डर मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। सुप्रीम एल्डर जाकर अपनी चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं और कहते हैं अब जबकि सब लोग आ चुके हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं। एल्डर जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं और सभी से कहते हैं अब जबकि यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं तो सभी लोगों को पता है कि सिर्फ 1 महीना रह गया। 1 महीने के बाद भाई नई डीमन एम्प्रेस को एम्पर बने हुए पूरे 100 साल होने वाले हैं और उसकी सेरेमनी होने वाली है क्योंकि 12 गार्डियन फैमिलीज हैं तो हम 12 गार्डियन फैमिलीज अपनी प्रेस्टीज को कम कैसे कर सकते हैं। मीटिंग के बाद जब यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर कोई भी अपनी पावर्स को छुपाकर ना रखे। जितनी जितनी पावर्स हैं सभी लोग अपनी फुल पावर्स को यूज करें। इस बार के कंपटीशन में जो भी यहाँ पर जीतेंगे उन सभी को डीमन एम्पर की 100th एनिवर्सरी की सेरेमनी में जाने का मौका मिलेगा। साथ ही ग्रेट एल्डर कहते हैं लेकिन यहाँ पर ग्रेट कंपटीशन को स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ और बात करनी है, बहुत ही जरूरी बात है जो करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हीलियन पेंग कहते हैं क्या वाकई में वो बात इतनी ज्यादा जरूरी है? अगर वो बात इतनी ज्यादा जरूरी है तो फिर जल्दी से बताओ कि वो कौन सी बात है। तो ग्रेट एल्डर लोगों से कहते हैं जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमारी जुन फैमिली पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। आज से 100 साल पहले हमारी जुन फैमिली बहुत ज्यादा राइज करती थी और 12 गार्डियन फैमिलीज की हेड हुआ करती थी। लेकिन पिछले 100 साल में हमारे पैट्रियार्च और पैट्रियार्च की आगे आने वाली जनरेशंस ने बहुत ही अप्स एंड डाउन्स का सामना किया है। पहले डीमन किंग यहाँ से डिसअपियर हो गए और उसके बाद किंग हॉन्ग और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा जख्मी होकर स्काई परफॉर्म कॉन्टिनेंट से वापस आए। इस छोटे से टाइम पीरियड में हमारी जुन फैमिली की सारी प्रेस्टीज खत्म हो गई। सभी को पता है कि किंग हॉन्ग इस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर है और वो बीमार भी है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन है। इसी वजह से वो पैट्रियार्चशिप की गद्दी को संभाल नहीं सकता। इसी वजह से हमारी जुन फैमिली राइज नहीं कर पा रही। इसलिए मैं यहाँ पर सभी के सामने जो प्रस्ताव रखता हूँ मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के पैट्रियार्च के लिए दोबारा इलेक्शन करवाने चाहिए। सुप्रीम एल्डर उसे कहते हैं ग्रेट एल्डर चलो जल्दी से आराम से बैठ जाओ, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर हमें यहाँ पर इलेक्शन करवानी है तो फिर हमें इसके बारे में पहले सोच विचार करना होगी। ग्रेट एल्डर उनसे कहते हैं ठीक है सुप्रीम एल्डर आप इसके लिए अरेंजमेंट्स करें और इसके बारे में सोच विचार करें। मुझे लगता है कि आप मेरे हक में फैसला करेंगे। साथ ही वहीं पर बैठ जाता है, सोच रहा होता है सुप्रीम एल्डर तो कब से मेरे साथ मिल चुके हैं, ये तो बस यहाँ पर नाटक कर रहे हैं। बात कहकर कि इन्हें सोचने के लिए टाइम चाहिए। असल में ये फैसला तो पहले हो चुका है। वो फैमिली के पैट्रियार्च जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं और जुन व्हाइटियन से कहते हैं जुन व्हाइटियन ये तुम क्या कह रहे हो। ग्रेट एल्डर जुन व्हाइटियन से कहते हैं यंग मास्टर मो ये तुम्हारी फैमिली का मसला नहीं है, ये हमारी फैमिली का मसला है। तुम यहाँ पर इस मसले में क्यों बात कर रहे हो। पैट्रियार्च मो से कहते हैं मुझे तुम्हारी जुन फैमिली के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है और ना ही मैं तुम्हारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ क्योंकि बात मेरे ब्रदर इन लॉ यानी कि मेरे जीजा जी की हो रही है तो इसी वजह से मुझे इस मसले में बात करनी पड़ेगी। हीलियन पेंग उसे कहते हैं मास्टर मो आपको भी इस बात को समझना चाहिए कि इस वक्त जो जुन फैमिली है ये 100 साल पहले वाली जुन फैमिली नहीं रही। जुन फैमिली बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है और इसके वीक होने की बड़ी वजह तुम्हारा पैट्रियार्च है। जुन फैमिली इस वक्त बहुत ज्यादा वीक है। इसी वजह से जुन फैमिली को पूरा हक है कि वो अपने लिए एक नया पैट्रियार्च चूज करें। ये सभी लोग अपने ऊपर लगे हुए इस दाग को हटाकर अपने आप को दोबारा से राइज करवा सकें। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि पैट्रियार्च मो तुम यहाँ पर ये इलेक्शन होने से रुकवा क्यों रहे हो। क्या तुम नहीं चाहते कि जुन फैमिली दोबारा से राइज करे। पैट्रियार्च मो से कहते हैं हीलियन पेंग अब तुम इस सब मसले में क्यों इंटरवीन कर रहे हो, तुम्हारा इस फैमिली के साथ क्या ताल्लुक है, मैं तो फिर इनका साला लगता हूँ। हीलियन पेंग से कहते हैं जुन भाई तुम अच्छी तरह से जानते हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तुम्हें पता है कि किंग हॉन्ग की बॉडी के अंदर जो पॉइजन है उसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन हाफ रह चुकी है। ये बात तो अच्छी तरह से मैं जानता हूँ कि तुम्हारा किंग हॉन्ग बाकी में पैट्रियार्च की गद्दी के ऊपर बैठने के लायक था, लेकिन अब ये वैसा नहीं रहा, ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हारे पैट्रियार्च को अपनी गद्दी को छोड़ देना चाहिए और किसी और बंदे को नया पैट्रियार्च बनाना चाहिए। मास्टर मू भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसे कहते हैं अब तुम लगता है कि तुम मरना चाहते हो और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ से हीलियन भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं लगता है कि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो और वो दोनों वहाँ पर अपनी अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। उसी वक्त उन दोनों के बीच में कोई आ जाता है। वो लोग कहते हैं ये तो ड्रैगन वॉरियर है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वो सभी लोग साइड पर देखते हैं। हीलियन पेंग भी कहते हैं ये तो जुन फैमिली की पैट्रियार्च की मीटिंग है, तो फिर यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये तो इंपीरियल फैमिली से हैं। ये बंदा इंपीरियल फैमिली की तरफ से काउंटी किंग है। काउंटी किंग वहाँ पर आते ही कहता है लगता है कि ये किंग पूरे टाइम पर आया है
और यहाँ पर आकर तुम्हारी फैमिली के एक बहुत बड़े मसले को भी हल कर दिया है। किंग का तो काम ही यही होता है कि तुम लोगों के मसलों को हल करना। उसके साथ जो बंदा होता है वो एक वेनरेबल एल्डर होता है जिसका नाम ड्रैगन वॉरियर रखा गया है। ड्रैगन वॉरियर उन दोनों से कहता है तुम दोनों ही अपनी अपनी फैमिलीज के पैट्रियार्च हो। अगर तुम दोनों यहाँ पर फाइट करोगे तो तुम्हारी फैमिलीज भी फाइट करेंगी और ऊपर से तुम्हारे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर है, वो सभी लोग तुम्हें देख रहे हैं किस तरह तुम बच्चों की तरह फाइट कर रहे हो। मास्टर मो जुनबाई उनसे कहते हैं आप जबकि हमारे काउंटी किंग और ड्रैगन वॉरियर यहाँ पर आ चुके हैं और हमारी फाइट में इंटरवीन किया है और हमें यहाँ पर गाइड किया है, तो मैं इस फाइट को यहीं पर खत्म करता हूँ। तो हिलियन फैंग भी कहते हैं ठीक है, मैं भी इस बात को इग्नोर कर देता हूँ। काउंटी किंग तीनों सुप्रीम एल्डर से कहता है प्लीज एल्डर्स मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर बिना इन्वाइट किए चला आया। सुप्रीम एल्डर से कहते हैं ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि हमारे काउंटी किंग यहाँ पर हमारी मीटिंग में आए हैं। किंग एल्डर्स से कहते हैं काउंटी किंग आपको तो पहले से मैं बताना चाहिए था कि आप यहाँ पर आने वाले, हम लोग आपके आने के लिए यहाँ पर बंदोबस्त करते हैं, आपके लिए बहुत सारी तैयारियां करने की जरूरत थी। तो काउंटी किंग उनसे कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ पर ज्यादा तैयारियां करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे एक बैठने के लिए चेयर दे दो, मैं यहाँ पर तुम्हारी फैमिली मीटिंग में हिस्सा लेने वाला हूँ। उन्हें बैठने के लिए एक चेयर दे दी जाती है। काउंटी किंग वहाँ पर चेयर के ऊपर बैठने के बाद उन सभी लोगों से कहता है मैंने तुम लोगों की बातें सुनी, तुम लोग यहाँ पर पैट्रियार्च की गद्दी के लिए री-इलेक्शन करवाना चाहते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को यहाँ पर किसी एल्डर को दोबारा से री-इलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। टीम एल्डर से कहते हैं काउंटी किंग आपके ज़हन में जो भी बात है वो कर सकते हैं, हम लोग आपकी बात को सुनेंगे। काउंटी किंग उनसे कहता है अच्छा ठीक है, आप पूछ रहे हैं तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों की बात को सुना और मैंने उसको समझा, तो मुझे लगता है कुछ यहाँ पर री-इलेक्शन करवाने चाहिए पैट्रियार्च की गद्दी के लिए, लेकिन पैट्रियार्च की गद्दी के लिए एल्डर को चूज नहीं करना चाहिए, बल्कि मुझे लगता है कि युन जिंजू पैट्रियार्च की गद्दी के लिए परफेक्ट रहेगा। जिंजू के पास बहुत ही अमेजिंग टैलेंट है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है, यंगर जनरेशन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वही है युन फैमिली में से, और ऊपर से उसके पास जो प्रोफाउंड हैंडल की पावर है वो डीमन किंग के जैसी ब्लू कलर वाली है, यानी कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और नया पैट्रियार्च बनने के लायक है। किंग ने यहाँ पर ग्रेट एल्डर के बेटे को पैट्रियार्च की गद्दी के लिए अनाउंस कर दिया है। तो अब क्या आगे होने वाला है जो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 155 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जुन फैमिली वालों की फैमिली मीटिंग में काउंटी किंग भी वहां पर आता है। काउंटी किंग वहां पर आने के बाद सुप्रीम एल्डर से कहता है सभी लोग यहाँ पर किसी एल्डर को ही नया पैट्रियार्च क्यों बनाना चाहते हैं, जबकि आपके पास एक बहुत ही जीनियस और टैलेंटेड लड़का है। मैं यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पर जुन जिंजू को अपना नया पैट्रियार्च बना दें, में उसका नाम दिया जाए। तो वो सभी लोग जो बात सुनते ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि उनमें से काफी सारे इस बारे में सोच रहे होते हैं। वो कहते हैं आज से पहले कभी भी किसी यंगस्टर को नया पैट्रियार्च घोषित नहीं किया गया। काउंटी किंग ने यहाँ पर बिल्कुल ठीक कहा है, ब्रदर जिंजू बहुत ही टैलेंटेड लड़का है और उसके पास जो प्रोफाउंड हैंडल की पावर है वो ब्लू कलर की है, यानी कि पुराने डीमन किंग के बराबर की है। अगर वाकई में ऐसी बात हो जाती है कि एक यंग लड़का यानी कि जिंजू हमारा पैट्रियार्च बन जाता है, तो हमें लगता है कि हमारी फैमिली और भी ज्यादा राइज करेगी, क्योंकि इसके पास बहुत सारे आइडियाज होंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यंग है। लेकिन क्या बाकी के सभी एल्डर्स इस बात के लिए मानेंगे? फिर साथ ही काउंटी किंग बाकी के एल्डर्स की तरफ देखकर उनको इशारा करते हैं। वो सभी लोग भी इशारे में से कहते हैं बस आप लोग समझ जाएं कि काम हो गया, और वो भी साथ ही आप बात करना स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम एल्डर के साथ जो बाकी के दोनों एल्डर्स होते हैं वो लोग कहते हैं हमें ये बात ठीक लगती है, हमें भी लगता है कि हमारे जिंजू को ही नया पैट्रियार्च बनना चाहिए। हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिंजू कितना ज्यादा गिफ्टेड चाइल्ड है, उसके पास बहुत ही स्पेशल एबिलिटीज हैं, ऊपर से वो अभी से एम्परर प्रोफाउंड राम के 8वें लेवल पर पहुंच चुका है। ये तो लगता है कि वो हमारी फैमिली का हीरो बन सकता है। हो सकता है कि इसके बाद हमारी फैमिली दोबारा से रिजुविनेट हो जाए, यानी कि दोबारा से सांस लेने लग जाए। बाकी के सभी एल्डर्स भी एक एक करके वहां पर अपना वोट देना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग कहते हैं हाँ हमें भी ऐसे ही लगता है कि जिंजू को हमारा नया पैट्रियार्च बनना चाहिए, क्योंकि पैट्रियार्च बनने के बाद हमारी फैमिली की रीडेवलपमेंट होगी और हमारी फैमिली काफी तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। अरे पुराने पैट्रियार्च की बॉडी तो काफी ज्यादा वीक हो चुकी है और उनकी बॉडी के अंदर पॉइजन है, इसी वजह से अब वो पैट्रियार्च बनने के लायक नहीं रहे। पैट्रियार्च की वाइफ वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, वो काफी ज्यादा अनरेस्ट में होती है, लेकिन उसके हस्बैंड उसे कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने हस्बैंड से कहती है लेकिन ये सब लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम लोग पिछले 20 साल से इन सभी को संभाल रहे हैं, ऊपर से हमारे फादर की वजह से फैमिली बाकी की 12 गार्डियन फैमिलीज की हेड बनी थी। सुप्रीम एल्डर सभी लोगों से कहते हैं अगर आप सभी लोगों को इस बात से कोई भी एतराज नहीं है तो फिर मुझे क्या एतराज हो सकता है, ठीक है हम लोग री-इलेक्शंस करवा लेते हैं और इस बार जिंजू का नाम पैट्रियार्च के लिए दिया जाएगा। लेकिन साथ ही सुप्रीम एल्डर कहते हैं क्यों ना हम लोग यहीं पर इस सक्सेशन सेरेमनी को कंप्लीट कर लें, तो काम कल किए जाना है वो आज ही कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वहाँ पर जितने भी लड़के होते हैं वो सभी लोग जिंजू के नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि जिंजू अभी से उनका पैट्रियार्च बन चुका है। हमारे जाऊची के फादर यानी कि पुराने पैट्रियार्च वो सोच रहे होते हैं लगता है कि मुझे सभी के चेहरे दिखाई दे चुके हैं, ये सभी आपस में मिले हुए हैं, अब मेरा वक्त हो चुका है स्टेज के ऊपर जाने का। इसी वक्त यहीं पर हमारा जाऊची बीच में बोल पड़ता है। जाऊची कहता है जरा रुको, मुझे इस सबसे ऑब्जेक्ट है। वो सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं अब ये यहाँ पर कौन आ गया है। जाऊची कहता है मुझे इसके ऊपर एतराज है, नहीं चाहता कि ये लड़का नया पैट्रियार्च बने। वो सभी लोग कहते हैं ब्रदर अब तुम कौन हो। जुन जाओ उसे कहता है ब्रदर जुनजी तुम क्या कर रहे हो। तो जुनजी उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई जुनजी आज तुम्हें यहाँ पर एक और टैक्टिक्स खाने वाला है, किस तरह के बेवकूफों के साथ कैसे डील किया जाता है। जिंजू भी वहाँ पर खड़ा सोच रहा था कि जिनिया लड़का यहाँ पर क्या करने वाला है। काउंटी किंग जुनजी से कहता है तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे बीच में बोले, क्योंकि ये जुन फैमिली का मसला है, तुम्हें इन सब में बोलने का हक भी है या नहीं। जाऊची उसे कहता है तुम्हें इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, तुम्हें बस इस बारे में बताना चाहिए कि यहाँ पर मेरे आने का मकसद क्या है। वो उसे कहता है चलो फिर बताओ कि तुम्हारा यहाँ पर आने का मकसद क्या है। हमारा जाऊची सीधा जिंजू की तरफ इशारा करते हुए कहता है मैं तो बस सच्चाई सबके सामने लाना चाहता हूँ। जिंजू उसे कहता है अब इस बात का क्या मतलब है। काउंटी किंग भी उसे कहता है हाँ इस बात का क्या मतलब है। जाऊची उन सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोगों ने इस बारे में तो सुन ही लिया होगा, कुछ महीने पहले युन जाओ और 7th प्रिंसेस के ऊपर अटैक हुआ था, मुझे लगता है कि तुम सभी ने इस बारे में सुन रखा होगा। यहाँ पर बात को घुमा
फिर आकर नहीं करने वाला। मैं सीधी और साफ बात करूंगा। मुझे पता है ये अटैक किसने किया है। ये जुन जिंजू ने करवाया था। जुन जिंजू ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये अटैक तो वाकई में उसी ने करवाया था। बाकी के सभी लड़के चिल्लाना शुरू कर देते हैं और जुनची से कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, पता नहीं कहां से उठकर यहाँ पर आ गए और हमारे जीनियस यंग मास्टर के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगा रहे हो। जुन जिंजू हमारा नया पैट्रियार्च बनने वाला है, वो ऐसी घटिया हरकत कैसे करेगा? वो तो एक बहुत ही अच्छा इंसान है और वो जुन साओ के साथ तो बहुत ही अच्छे से पेश आता है। जुन जिंजू जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, उसी वक्त उसके डैड उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वो जुनची से कहते हैं तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बकवास कर रहे हो, ये झूठे इल्जाम है, मेरे बेटे के ऊपर झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। साथ ही वो किंग होंग से कहते हैं जुन किंग होंग आज यहाँ पर चल क्या रहा है कि तुमने देखा कि तुम्हारी पैट्रियार्च की पोजीशन तुमसे छीनने जाने वाली है, तो तुमने अपने गेस्ट को यहाँ पर हमारे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए छोड़ दिया। ये लड़का तुम्हारा ही मेहमान है और ये तुम्हारा मेहमान होकर हमारे ऊपर इस तरह इल्जाम कैसे लगा सकता है? इसे तो हमारी फैमिली मीटिंग में होना भी नहीं चाहिए था। तो जुनची ग्रेट एल्डर से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे बेटे के ऊपर इल्जाम लगाया है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा जो सोल परफॉर्म हैंडल होता है उसकी मदद से तो स्पेशल टेक्निक को परफॉर्म कर सकते हैं जिससे हम लोग किसी की सोल के ऊपर कंट्रोल करके उससे सच्चाई उगलवा सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग तुम्हारे बेटे के ऊपर ये वाला सोल टेक्निक इस्तेमाल करें, इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मास्टर व्हाइट यान उसे कहते हैं ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है और एक बहुत ही जीनियस लड़का है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं किसी सोल टेक्निक को अपने बेटे के ऊपर इस्तेमाल करने दूंगा? कोई आम सा यंग मास्टर नहीं है बल्कि ये मेरा बेटा है जो कि आगे जाकर पैट्रियार्च बनने वाला है, इसलिए तुम यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारी यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। साथ ही वो अपने लोगों से कहते हैं इसे उठाकर बाहर फेंक दो और बहुत सारे लड़के हमारे जुनची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि जुनची कहता है चलो ठीक है, लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानने वाले। जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचते हैं, जाओची अपने लाइटनिंग मिराज ठंडा टेक्निक को यूज करते हुए गायब हो जाता है। वो सभी लोग कहते हैं ये लड़का कहां पर चला गया, तो जाओची ऊपर हवा में होता है, दोनों हाथों में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन सभी के ऊपर पंचेस मारता है और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जाओची उन सभी को मारने के बाद कहता है तुम सभी लोग तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, अभी तुम्हारे पुराने पैट्रियार्च जो कि अभी तक पैट्रियार्च की गद्दी से उतरे भी नहीं है वो यहाँ पर खड़े हैं, उन्होंने तुम्हें ऑर्डर्स भी नहीं दिए। सभी की हिम्मत तो देखो, तुम लोग बिना पैट्रियार्च की इजाजत के मेरे पर अटैक करने के लिए भी चले आए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो मालिक व्हाइट यान पहले से पैट्रियार्च बन चुका है? ग्रेट एल्डर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी यहाँ पर अभी तक फिलहाल जो पैट्रियार्च है उसी के ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए? बाकी के सभी लोग कहते हैं ये लड़का कहाँ से आया है, इस लड़के की जुबान तो बहुत ज्यादा तेज है, इसे पता है कि कहाँ पर कौन सी बात करनी है। लगता है ये लड़का यहाँ पर जो कुछ भी कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन उनमें से कुछ कह रहे होते हैं इसने अंकल व्हाइट यान को गुस्सा दिला दिया। अंकल व्हाइट यान एक टायरेंट लेवल के मास्टर है और ये लड़का तो सिर्फ स्काई परफॉर्म ग्राम के पीक पर है, लड़का मारा जाएगा अगर अंकल ने उसके ऊपर अटैक किया। प्रीम एल्डर के साथ जो दो एल्डर होते हैं वो लोग कहते हैं लगता है कि इस वक्त ये सबसे बेस्ट टाइम है हमारी रॉयल्टी को साबित करने का। हमने अभी इस लड़की के ऊपर अटैक करके इसको मार डाला या फिर यहाँ से भगा दिया तो नया बनने वाला पैट्रियार्च हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देगा। तो वो दोनों ही एल्डर्स बड़ी स्पीड के साथ हमारे जाओची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जुन साओ चिल्लाकर जाओची से कहता है ब्रदर बहुत ज्यादा एहतियात करना, ये दोनों ही टायरेंट लेवल के मास्टर्स हैं। माना जाओची जल्दी से अपने हाथों के ऊपर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और कहता है तुम्हारे जैसे बेशरम लोग अगर मुझसे फाइट ही करना चाहते हैं तो फिर ठीक है, तुम्हें फाइट मिलेगी, आ जाओ फिर देखते हैं कौन जीतता है। माना जाओची उसके ऊपर अटैक करने लगता है, उसी वक्त उसके डैड आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं बेटा तुमने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया, अब तुम्हारे इस अंकल के आगे बढ़ने की बारी है, तुम्हारे अंकल के स्टेज के ऊपर आने का वक्त हो चुका है। फादर जाओची से कहकर आगे बढ़ाते हैं। जाओची कहता है ठीक है अंकल और वो आगे बढ़कर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। जैसे पैट्रियार्च वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, पावर्स वाकई में टेरिफाइंग हद तक बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं। वो दोनों एल्डर्स जल्दी से डर के मारे वहीं पर घुटने टेक देते हैं। अंकल उनसे कहते हैं क्या तुम लोगों में इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे ऊपर भी अटैक करो? वो उसके सामने झुकते हुए कहते हैं नहीं पैट्रियार्च हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम आपके ऊपर अटैक करें या फिर आपके खिलाफ जाएं। मास्टर किंग होंग उनसे कहते हैं ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है कि तुम लोगों को पता है कि तुम्हारी औकात क्या है। साथ ही पैट्रियार्च अपने भाई व्हाइट यान से कहते हैं बड़ी अफसोस की बात है कि पिछले 20 साल से मैं बीमार था, तो बहुत सारे लोग इस बारे में भूल चुके हैं कि इस फैमिली का असली पैट्रियार्च कौन है और मैं क्या चीज हूँ। जबकि व्हाइट यान भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहते हैं हो क्या रहा है, इसने अभी भी यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त पावर को रिलीज किया और किलिंग इंटेंट को भी रिलीज किया। मुझे तो अंदर तक मेरी हड्डियां भी हिल गई हैं, मुझे बहुत सा डर महसूस हो रहा है। ये तो बीमार था और ये अपनी पावर्स को रिलीज नहीं कर सकता था। क्योंकि सभी लोग भी आपस में बातें कर रहे होते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैट्रियार्च दोबारा से ठीक हो गया और इनकी बॉडी के अंदर जो पॉइजन था वो निकल चुका है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने यहाँ पर सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए अपनी पावर को रिलीज किया हो, ये हम सभी के ऊपर अपना रोब बनाए रख सके। पैट्रियार्च किंग होंग वहाँ पर जिंजू से कहते हैं जुन जिंजू चलो जल्दी से यहाँ स्टेज के ऊपर आओ ताकि हम लोग प्रोफाउंड नॉलेज के साथ सोल टेक्निक को यूज करते हुए सच्चाई को जान सकें। क्योंकि जिंजू भी पैट्रियार्च की तरफ देखकर सोच रहा होता है पता नहीं इस बुढ़े खुसर को क्या हो गया कि इसकी बॉडी के अंदर से इतना पावरफुल ऑरा निकल रहा है, तो बिल्कुल बेकार और क्रिपल इंसान था, मैं क्या करूं। अपने डैड की तरफ देखता है और अपने डैड से कहता है डैड अब मैं क्या करूं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं किंग होंग तुम्हें यहाँ पर ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना कि मेरा बेटा इस सब में मुलविस नहीं है। पैट्रियार्च से कहते हैं क्या तुम यहाँ पर मेरे ऑर्डर्स को अनफॉलो करना चाहते हो? तुम्हें पता है ना कि मैं इस फैमिली का अभी भी पैट्रियार्च हूँ। यहीं पर काउंटी किंग की बारी आती है। काउंटी किंग उसे कहता है जुन किंग होंग तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर मैं भी बैठा हुआ हूँ और मेरे बैठे हुए तुम यहाँ पर ऐसे कैसे कर सकते हो? शायद जुन उसकी तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें यहाँ पर किसी ने बोलने की इजाजत दीजिए, हमारी फैमिली का मसला है, जुन फैमिली का मसला है, इसलिए चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारी यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। ये सभी लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं पैट्रियार्च को हो क्या गया है, ये तो हमारा काउंटी किंग है, काउंटी किंग के साथ इस तरह बात कैसे कर सकती है, लगता है कि ये पागल हो गए हैं। काउंटी किंग को गुस्सा आ गया तो रॉयल फैमिली के मेंबर्स हमारी जुन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। काउंटी किंग भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है जुन किंग होंग ये तुम किस तरह से मुझसे बात कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काउंटी किंग के साथ इस तरह बात करने की। पैट्रियार्च किंग होंग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है बड़ों से किस तरह बात करते हैं? तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इस वक्त अपने बागीचे में खड़े अपने नौकरों से बात कर रहे हो? मैं जुन फैमिली का पैट्रियार्च हूँ, जरा भी अंदाजा है अगर तुम्हारा बाप भी यहाँ पर होता तो वो भी मेरे सामने इज्जत से पेश आता, क्योंकि जब मैंने कल्टीवेशन को स्टार्ट किया था तब तुम्हारा बाप उस वक्त मिट्टी में खेला करता था। किंग होंग उसकी बात सुनने के बाद डर कर वहीं बैठ जाता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि पैट्रियार्च किंग होंग बहुत ज्यादा प्रेशर को रिलीज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 155 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 156 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था काउंटी किंग हमारे पैट्रियार्च किंग होंग के साथ बहस कर रहा होता है, जबकि किंग होंग उसे डरा धमकाकर वहीं पर बैठा देते हैं। जब वो गुस्से के साथ से बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तो पैट्रियार्च किंग होंग यानी कि हमारे जाउची के डैड वो वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर को रिलीज कर रहे होते हैं। काउंटी किंग इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ड्रैगन वॉरियर जल्दी से आगे बढ़ता है और अपने काउंटी किंग को संभालता है। काउंटी किंग के मसले से निपट लेने के बाद पैट्रियार्च किंग होंग जुन जिंजू की तरफ देखते हैं और कहते हैं तो जिंजू अब तुम्हारी बारी है, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोग तुम्हारे पर सोल टैक्टिक को यूज करने वाले हैं। जिंजू उनसे कहता है लेकिन मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत भी है कि मेरे साथ ये सब कुछ किया जाना चाहिए। पैट्रियार्च उसे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे खिलाफ कुछ करने के लिए किसी सबूत की जरूरत है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, क्योंकि मैं पैट्रियार्च हूं और जो मेरा फैसला है कि तुम्हारे पर सोल टैक्टिक को यूज किया जाए। जिंजू के डैड वाइटियान उसे कहते हैं किंग होंग क्या तुम्हें आज भी लगता है कि तुम पहले की तरह ही स्ट्रॉन्ग हो जब तुम पहले कभी स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। तुम्हारी बॉडी में पॉइजन के जाने से पहले तब तुमसे सभी लोग डरते थे, लेकिन आज वैसी बात नहीं है। रही बात जहाँ पर हमें ऑर्डर्स देने की, तुम इस लायक नहीं हो कि हमें ऑर्डर्स दे सको, क्योंकि तुम्हारे पास तो फैमिली के पैट्रियार्च की मोहर भी नहीं है। तुम्हारे पास फैमिली पैट्रियार्च का बैच भी है, क्योंकि वो बैच तो तुमने खो दिया था। जिंजू भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मेरे डैड ने यहाँ पर बिल्कुल ठीक बात किया, क्योंकि फैमिली मास्टर का जो ऑर्डर था यानी जो बैच था वो बैच तो इन लोगों ने 20 साल पहले ही गवा दिया था। हमारे डीमन किंग यहाँ से गए थे स्काई परफॉर्म ड्राम में, तो वो उस बैच को अपने साथ लेकर गए थे। का मतलब यह है कि हमें इसे पैट्रियार्च मारने की भी जरूरत नहीं है, ना इसके ऑर्डर्स को फॉलो करने की जरूरत है। तो पैट्रियार्च होंग किंग जल्दी से अपनी जेब में अपना हाथ डालते हैं और अपनी जेब के अंदर से एक बैच को बाहर निकालते हैं और उन सभी के सामने करते हुए कहते हैं तुम सभी लोग इसी बैच की बात कर रहे हो। उस बैच को निकालते हैं तो उसके अंदर से जबरदस्त ओरा निकलता है। ये ओरा पुराने डीमन किंग का होता है, यानी जाउची के ग्रैंडपा का ओरा आसमान को कवर करता है। वो पर्पल कलर का ओरा होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। सभी देखने वाले देखते हैं और कहते हैं ये तुम्हारे पुराने डीमन किंग का ओरा है, लेकिन ये यहाँ पर इतना पावरफुल क्यों महसूस हो रहा है। ताकि कि इनके पास जो बैच है वो पुराने डीमन किंग का है, ये तो फैमिली बैच है। टीम एल्डर कहते हैं ये तो वाकई में वही बैच है, ये हमारे पुराने डीमन किंग का बैच है और इसके अंदर से जो ओरा निकल रहा है ये उन्हीं का ओरा है। एल्डर्स कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों मियां बीवी ने अपने आप को रिकवर कर लिया है, लेकिन इन्होंने इस बात को छुपाए रखा पिछले 20 साल से, ये यहाँ पर अपनी पावर्स को इंक्रीज कर रहे थे। ये बात हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ पूरे के पूरे जुन क्लैन में सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसी वजह से तो ये फैमिली हेड की पोजीशन पर है। तो यहीं पर हमें बैकग्राउंड सीन दिखाया जाता है। वो अपने पास इस बैच को निकालता है और अपने डैड को देते हुए कहता है आपको मुझसे ये पूछने की जरूरत नहीं है कि ये मुझे कहां से मिला। ट्रैवलर मास्टर ने मुझे ये दिया था और उसने मुझे कहा था कि ये बैच वापस जाकर डीमन ल्यूजनरी ड्राम में तो किंग होंग को देकर आना। इसी वजह से मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ आपके पास ये बैच देने के लिए। साथ ही साउची सोच रहा था फादर मैंने आपको ये वाला बैच तो दे दिया, मैं फिलहाल आपको सच्चाई नहीं बता सकता कि मैं ग्रैंडपा के साथ मिल चुका हूँ और ग्रैंडपा ने मुझे ये बैच दिया था और ग्रैंडपा इस वक्त मर चुके हैं। पैट्रियार्च किंग होंग अपने बैच को सभी लोगों के सामने करते हुए कहते हैं तो अब तो मेरे पास पैट्रियार्च का बैच भी है, तो आप मुझे बताओ क्या तुम लोगों को अभी भी लगता है कि मैं यहाँ पर ऑर्डर्स देने के लायक नहीं हूँ। वो सभी लोग कहते हैं हम लोग आपके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। सुप्रीम एल्डर सोच रहे होते हैं अब हमें ना चाहते हुए भी इसके ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास पैट्रियार्च का बैच है। तो जहाँ पर कोई और सोल टैक्टिक को यूज करते हुए जिंजू की बॉडी के ऊपर सोल टैक्टिक को यूज करेगा उसकी सोल को डैमेज कर सकता है। ज्यादा देर तक उसको यूज किया गया तो जिंजू की सोल वैसे भी डैमेज हो जाएगी और वो पागल हो जाएगा, फिर वो क्रिपल हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही रहेगा कि मैं उसके ऊपर सोल टैक्टिक को यूज करूं। सुप्रीम एल्डर आगे बढ़ते हैं और किंग होंग से कहते हैं बेटा अब जबकि तुम्हारे पास जो पैट्रियार्च का ऑर्डर है तो इसका मतलब सुप्रीम एल्डर को भी तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब क्योंकि हमारे पैट्रियार्च ने ऑर्डर दे दिया है जिंजू की बॉडी के ऊपर सोल टैक्टिक को यूज करने का, तो फिर इसको मैं करता हूँ। सुप्रीम एल्डर जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिंजू के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे उठाकर वहाँ से बाहर ले जाते हैं, बाहर ग्राउंड में सभी लोगों के सामने, और वहीं पर जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे सोल को नुकसान ना पहुंचे। अगर कोई और सोल टैक्टिक को तुम्हारे पर यूज करेगा तो तुम्हारी सोल को डैमेज हो सकता है। जो उनसे कहता है ठीक है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मास्टर वहीं पर खड़े खड़े अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सोल पावर को यूज करते हैं और उसके माइंड के अंदर उसको सेट करते हैं ताकि वो वहाँ पर उनके हर एक सवाल का जवाब दे। तो ये बिल्कुल लाइट डिटेक्टर की तरह काम करेगा। देर के बाद सुप्रीम एल्डर किंग होंग से कहते हैं पैट्रियार्च सब कुछ रेडी है, तुम्हें इससे जो भी पूछना है वो पूछ सकते हो, लेकिन जरा जल्दी करना, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा इसकी सोल को डैमेज होगा। पैट्रियार्च जाउची से कहते हैं ब्रदर जुनची चलो जल्दी से यहाँ पर आओ और इससे पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो। तुम्हारा जाउची जल्दी से जंप करते हुए वहाँ पर आता है और उन सभी से कहता है मैं आप सभी ग्रेट एल्डर्स को यहाँ पर ग्रेट करता हूँ, चलें ठीक है मैं इससे सवाल पूछता हूँ। एटियन दूर से चिल्लाकर कहते हैं किंग होंग मेरी एक बात को याद रखना, अगर मेरा बेटा इस सबसे निर्दोष निकला इसके ऊपर जो भी इल्जाम है तो फिर मैं इस लड़के जुनची को मार डालूंगा। पैट्रियार्च किंग होंग से कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है इसको साइड पर रख दो वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारी फैमिली का एक एल्डर कम हो जाएगा। तो जाउची जहाँ पर अपनी इंटेरोगेशन को स्टार्ट करता है, जिंजू उसके सामने बैठा होता है, अब उससे जो भी पूछेगा वो उसका जवाब देगा। जाउची से कहता है तुम्हारा नाम क्या है। जिंजू से अपना नाम बताता है मेरा नाम युन जिंजू है। जाउची कहता है बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। वो कहता है मेरी उम्र 27 ईयर्स है। जाउची से कहता है चलो अब मैं तुमसे एक डिफरेंट सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है और कल रात को तुम किस लड़की के साथ सोए थे। ये वाला सवाल सुनते ही जिंजू के मुंह से लाट टपकना शुरू हो जाती है और वो कहता है मुझे बड़ी तशरीफ वाली लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद है। फिर साथ ही वो कहता है कल रात को मास्टर यांगलू की बेटी के साथ सोया था। क्योंकि जाउची सभी लोगों के सामने से ये सवाल पूछ रहा है तो जैसे ही वहाँ पर नाम लेता है कि वो एल्डर्स यांगलू की बेटी के साथ सोया था तो उसके डैड वहीं पर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। साथ ही वो गुस्से के साथ जाउची से कहते हैं कमीने कहेंगे तुम मेरे बेटे से किस तरह के सवाल पूछ रहे हो, तुम इससे इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकते। जाउची मास्टर वाइटियान से कहता है वाइटियान तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर इस लड़के के साथ गॉसिप कर रहा हूँ, तो जानना है कि तुम्हारा बेटा क्या क्या करता है। एल्डर ये बात सुनने के बाद और भी हैरान होती है और कहते हैं ये कमीना तो मेरे बेटे की सोल को डैमेज करके रहेगा, जितना ज्यादा ये लंबी से बात करेगा उतनी ज्यादा मेरे बेटे की सोल को नुकसान पहुंचेगा। जिंजू के फादर से कहते हैं तुम्हें जो पूछना है वो डायरेक्टली इससे पूछो, तुम इसके साथ टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, कहीं मेरा बेटा अपनी सोल को डैमेज न कर ले। जाउची कहता है अच्छा ठीक है मैं से पूछता हूँ। तो वो जिंजू से कहता है जुन जिंजू आप मुझे इस बात का जवाब दो, हमारा युनसा और सेवंथ प्रिंसेस जब जिस दोनों जंगल में मिलने के लिए गए थे तो उस वक्त क्या तुमने इनके ऊपर लोग भेजे थे इनके ऊपर अटैक करके इनको मारने के लिए। जिंजू वहाँ पर खामोश हो जाता है, वो कोई भी जवाब नहीं देता। जाउची कहता है लगता है ये रेजिस्ट करने की
कोशिश कर रहा है, लेकिन लगता है कि बहुत ही जल्दी सच हमारे सामने आने वाला है। तो चिल्लाकर उसे कहता है, चलो जल्दी से बताओ, क्या तुमने वहाँ पर लोगों को भेजा था युन जाओ और 7 प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने के लिए? जिंजू काफी देर तक रेजिस्ट करता है, लेकिन ज्यादा देर तक रेजिस्ट नहीं कर पाता। वो कहता है, हाँ मैंने वहाँ पर लोगों को भेजा था। बाकी के सभी लोग जो बात सुनते ही बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ब्रदर जिंजू तो वाकई में बहुत ही अच्छा इंसान है, जो सभी के साथ बहुत ही पोलाइटली बात करता था, स्पेशली युन जाओ के साथ। ये ऐसा कैसे कर सकता है? हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जबकि युन जाओ भी इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता। वो कहता है, ब्रदर जिंजू मेरे साथ हमेशा ही अच्छे से पेश आता था और जो दूसरे बुली लड़कों से मुझे बचाता भी था, फिर जो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? प्रिंस भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, कमीना कहीं का, तो इसका मतलब मेरी बहन के ऊपर इसी ने अटैक करवाया था। वो भी गुस्सा हो रहा होता है। तो उसके फादर उसे कहते हैं, बेटा तुम्हें यहाँ पर ज्यादा इंपल्सिव होने की जरूरत नहीं है, ये हमारी टैरिफ नहीं है, अरे अंकल किंग कॉन्ग इसको खुद ही संभाल लेंगे। जाओ जी कहता है, अच्छा ठीक है, चलो ये तो तुमने मान लिया कि वो अटैक तुमने करवाया था, मुझे सारी बात बताओ, क्या तुमने वो अटैक करवाया क्यों? इस सब का मकसद क्या था? तुम इससे क्या हासिल करना चाहते थे? जो यहाँ पर सारी की सारी बात बता देता है। वो उनसे कहता है, ये सारा प्लान इसलिए बनाया गया क्योंकि युन फैमिली और हीवंस की फैमिली, ये दोनों फैमिली लिटिल डीमन क्वीन की बहुत ज्यादा करीबी फैमिली है और उसकी बहुत ज्यादा वफादार फैमिलीज है। हमारा प्लान ये था कि हम लोग वहाँ पर 7 प्रिंसेस को मार डालते और उसके बाद युनजाओ को जिंदा छोड़ देते, जिसके बाद दोनों फैमिलीज का आपस में झगड़ा होता, सारे का सारा ब्लेम युनजाओ के ऊपर आता। तो ये दोनों बड़ी फैमिलीज आपस में फाइट करना शुरू कर देती, जिसकी वजह से हमारी लिटिल डीमन क्वीन की पावर बहुत ज्यादा कम रह जाती है और उसके बाद मास्टर डीमन क्वीन को मारकर उसकी गद्दी के ऊपर बैठ जाते। सभी लोग ये वाली सच्चाई सुनने के बाद और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ताऊजी कहता है, चलो मुझे जल्दी से बताओ कि ये ऑर्डर किसका था, किसने डीमन क्वीन को मारने का प्लान बनाया हुआ है? जो कहता है, आज से तकरीबन 6 साल पहले मेरे मास्टर ने मुझे ये कहा था कि अगर मैं ये सब कुछ कर देता हूँ तो मुझे फैमिली का नया पैट्रियार्च बना देंगे, वो मुझे युन फैमिली का नया पैट्रियार्च बनाएंगे। इसके साथ मेरे मास्टर खुद भी लिटिल डीमन क्वीन को हटाकर उसकी जगह के ऊपर नए किंग बन जाएंगे, नए डीमन एम्परर बन जाएंगे। ये वाले ऑर्डर्स अगर किसी ने मुझे दिए हैं तो उसमें 2 लोग शामिल हैं, एक तो हीलियन फैमिली के लोग शामिल हैं और दूसरा मेरे मास्टर है जो कि पैलेस से हैं, जो कि किंग्स के पैलेस से हैं। और जहाँ पर जब उसका नाम बताने लगता है तो वो वहाँ पर अटकना शुरू कर देता है। काउंटी किंग उसी वक्त अपने ड्रैगन वॉरियर से कहता है, लड़की को मार डालो जी, जहाँ पर मेरे फादर का नाम न ले। जो अभी भी वहाँ पर कोशिश कर रहा होता है अपने मास्टर का नाम बताने की। वो वहाँ पर किंग पैलेस के बारे में कुछ बता रहा था कि उसका मास्टर किंग पैलेस से है, लेकिन उसी वक्त उसकी बॉडी के अंदर कुछ आकर दंस जाता है। ड्रैगन वॉरियर उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे उसका ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। मैटर भी देखकर बहुत हैरान होते हैं कि इसके ऊपर अब किसने अटैक कर दिया। जी भी कहता है, जल्दी से इसको बचाओ। जबकि व्हाइट गन चिल्लाकर कहता है, मेरे बेटे के ऊपर किस कमीने ने अटैक किया है? फिर साथ ही वो चिल्लाकर कहता है, काउंटी किंग तुम्हारे ड्रैगन वॉरियर ने मेरे बेटे के ऊपर अटैक किया, अब इस बात का क्या मतलब है? काउंटी किंग कहता है, तुम्हारे बेटे की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे फादर के ऊपर इल्जाम लगाने, क्योंकि मेरे फादर इसके मास्टर है, तो ये मेरे फादर का ही नाम लेने वाला था, वजह से मैंने इसको यहाँ पर सजा दी है, इसके लिए मौत तो ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो व्हाइट गन कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के ऊपर अटैक करके इसको मारने की? तुमने मेरे बेटे की जान ली है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आके कुछ 2-4 पिक्चर्स मिसिंग है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हुआ क्या। शायद पैट्रियार्च ने उसे अटैक करने से रोक दिया या फिर उसने काउंटी किंग को मार दिया। तो आगे का जो सीन दिखाते हैं वहाँ पर व्हाइट गन अपने बेटे को गोद में लेकर बैठे होते हैं और वो पैट्रियार्च से कहते हैं, लगता है कि अब तुम मेरे ऊपर हंसने वाली हो, क्योंकि ये सब कुछ मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है कि मेरा बेटा मारा गया। पैट्रियार्च किंग कॉन्ग से कहते हैं, तुम इस बात को समझना होगा, तुम लोग जहाँ पर जो कुछ भी करते हो उसका कॉज एंड इफेक्ट लाजमी होता है, यहाँ पर तुम किसी के ऊपर भी ब्लेम नहीं डाल सकते। तुमने अपनी पास्ट लाइफ में जो कुछ भी किया है वही तुम्हारे सामने आ रहा है, तुम्हें इसके बारे में सोचना होगा। व्हाइट गन वहीं पर अपने बेटे की लाश को लेकर एक जोरदार चीख मारते हैं और कहते हैं, हाँ ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लालची था, मेरा बेटा मर चुका है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 156 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 157 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत में उन फैमिली के सभी लोग इकट्ठे होकर बैठे होते हैं। वो लोग गार्डन में बैठे गप्पे लगा रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट को हासिल किया है। पैट्रियार्च के पास उनकी फैमिली का बैच आ चुका है, जिसकी वजह से अब सभी लोग उसे फैमिली का पैट्रियार्च मानने हैं। और पैट्रियार्च ने वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद सभी लोगों को ये बात साबित कर दी है, अभी भी पैट्रियार्च बनने के लायक है। और जाओची ने वहाँ पर जो कुछ भी किया, यानी कि जिंजू के चेहरे को बेनकाब किया कि ये सारे का सारा प्लान उसका था कि वो जुनजाओ के ऊपर अटैक करने का। इसी वजह से वो सभी लोग खुश होते हैं, जश्न मना रहे होते हैं। मामा जी स्पेशली बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो जाओची को कह रहे होते हैं कि आज के बाद तुम मेरा ब्रदर हो। जाओची उनसे कहता है, मैं आपका ब्रदर कैसे हो सकता हूँ, आप तो मुझसे काफी ज्यादा बड़े हैं। सभी लोग यहाँ पर बैठकर गप्पे लगा रहे होते हैं। थोड़ी देर की बात करने के बाद, हंसी मजाक के बाद, जाओची की मदर अपने भाई से कहती है, बिग ब्रदर मुझे ये बताओ कि तुम वापस कब जाने वाले हो? इसे वापस जाओ, जाकर डैड को सबके बारे में बताना जहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, ताकि वो लोग भी जाकर तैयारी कर ले, क्योंकि 1 महीने का टाइम रह गया है। 1 महीने के बाद दोबारा जहाँ पर फैमिली कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। मुझे लगता है कि इस फैमिली कंपटीशन में दोबारा से ये मुद्दा उठाया जाएगा पैट्रियार्च की कुर्सी के लिए। तो भाई उसे कहता है, ठीक है, अब जबकि तुमने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है, तो फिर मैं वापस जाता हूँ, जाकर डैड को सारी बात बताता हूँ। मैं तुम लोगों से फैमिली कंपटीशन वाले दिन ही मिलूंगा। जाओची के फादर अपने जाओजुन से कहते हैं, जाओजुन तुम अपनी मदर के साथ जाओ, जबकि अंकल तो जैसे वैसे यहाँ से जा रहे हैं, मुझे जाओची के साथ कुछ बात करनी है, मुझे अकेले में से कुछ पूछना है। बाकी के सभी लोग वहाँ से साइड पर चले जाते हैं। तो उन सभी के चले जाने के बाद जाओची वहाँ पर अकेला होता है अपने डैड के साथ। तो डैड अपने कप के अंदर चाय डालते हैं और जाओची से कहते हैं, तुमने तो आज हमारी जान बचा ली, अगर आज तुम यहाँ पर नहीं होते तो मुझसे मेरी पैट्रियार्च की गद्दी छीन जाती और हमारी युन फैमिली का नाम खराब हो जाता। जाओची से कहता है, मास्टर युन अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। फादर उसे कहते हैं, मुझे तुमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है, मुझे ये बताओ कि तुम्हें हमारी फैमिली का बैच कहाँ से मिला? वो बैच तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पैट्रियार्च
जगह इसके पास हो सकता है। जाओची एक लंबी सांस लेता है, फिर उसके बाद कहता है लगता है कि फाइनली वो टाइम आ चुका है, मुझे आपको सारा सच बताना पड़ेगा। जाओची उठकर वहीं पर उनके सामने अपने घुटने टेक देता है। तो उसे कहते हैं लड़के जी तुम क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से उठ जाओ, तुम मेरे सामने अपने घुटने क्यों टेक रहे हो। बस जाओची को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाओची वहीं पर अपने घुटने टेकर बैठा होता है और साथ ही वो रोते हुए कहता है आपका बेटा आपसे माफी मांगता है कि इतने दिनों तक वो आपसे झूठ बोलता रहा। तभी ये बात सुनते ही बहुत हैरान होती है और कहते हैं तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहती हो कि तुम मेरे बेटे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारा जाओची उसी वक्त अपने ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड को एक्टिवेट करता है और उसके अंदर से मिरर ऑफ सामसरा को बाहर निकालता है और उनसे कहता है कि आप इसको पहचानते हैं। अर्जे देखते ही बहुत हैरान हो जाती है, जबकि मदर भी भागती वहाँ पर आ जाती है और कहती है ये तो मिरर ऑफ सैमसरा है, लेकिन तुम्हारे पास ये मिरर ऑफ सैमसरा क्यों है, ये तो हमने अपने बेटे को दिया था। हमारा जाओची उसी के साथ ही अपने हाथ के ऊपर उन्हें अपने प्रोफाउंड हैंडल को भी दिखाता है, क्योंकि ये तो उसके इनकी फैमिली का मेंबर होने की निशानी है। इसकी डीमन किंग की फैमिली के अलावा और किसी के पास भी प्रोफाउंड हैंडल की पावर नहीं है। वो लोग उसके हाथ के ऊपर प्रोफाउंड हैंडल देखते हैं तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जहाँ तक कि मदर तो बेचारी बेहोश हो जाती है। ये उसी का वाकई में उसी का बेटा है। जुनसाओ अपनी मदर को वहाँ पर संभाल रहा होता है। जाओची उनको सारी बात बताता है। जाओची कहता है 16 साल की उम्र तक मेरा नाम जाओची था, क्योंकि मैं जाओ फैमिली में था। जाओ फैमिली ने मुझे पाल पोस का बड़ा किया। वहाँ पर जो मेरे डैड थे उनका नाम जाओ लिंग था। मैं जहाँ पर इल्यूशनरी डीमन राम से नहीं हूँ, बल्कि मैं स्काई परफाउंड कॉन्टिनेंट के एक छोटे से सिटी जिसका नाम क्लाउड सिटी है, फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की जाओ फैमिली से यहाँ पर आया हूँ। मेरे ग्रैंडपा का नाम जाओ ली है। मैं 16 साल की उम्र तक पहुंचा तो मुझे पता चला कि मैं जाओ फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, बल्कि उन्होंने मुझे किसी से गोद लिया था, अपने बच्चे को किसी के साथ एक्सचेंज किया था। तो उसके बाद से मैंने अपना नाम चेंज करने के बाद जुनची रख लिया। फादर जैसे यहाँ पर उसकी बात सुनते हैं कि ये लड़का यहाँ पर बिल्कुल सच कह रहा है, ये तो वाकई में उन्हीं लोगों के नाम है जिन लोगों के पास हम लोग अपने बच्चे को एक्सचेंज करके आए थे। जल्दी से भागते हुए अपने बेटे को गले से लगा लेती है, रोना शुरू कर देती है और कहती है तुम तो वाकई में मेरे बेटे हो, 20 साल से खोया हुआ मेरा बेटा मुझे मिल गया। फादर भी आगे बढ़कर अपने बेटे को गले लगाना चाहते हैं, लेकिन आपको तो पता है कि बाप डायरेक्टली अपना प्यार बेटू के ऊपर नहीं जताते, वो वहीं से पीछे की तरफ घूम जाते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं, हल्का सा रोते हैं और कहते हैं हाँ तुम ही मेरे बेटे हो और तुम वापस आ गए हो। जाओजुन से कहते हैं जाओजुन आओ जल्दी से अपने भाई को ग्रीट करो, ये तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हें तुम्हारा बड़ा भाई वापस मिल गया, अब हमारी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। तुम अपने बड़े भाई को अपना बड़ा भाई नहीं कहोगे तो वैसे भी उसे अपना बिग ब्रदर ही कह रहे थे। जुनसाओ कहता है क्या वाकई में ये मेरा बड़ा भाई है, तो ठीक है आज के बाद मैं इसे अपना बड़ा भाई ही कहूंगा। जुनसाओ भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसे यहाँ पर एक बड़ा भाई मिल गया है। फादर मदर आज इस न्यूज को सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर वो दोनों कहते हैं चलो अब अंदर चलते हैं, जबकि जाओजुन से कहता है फादर मदर आप लोग अंदर जाकर आराम करें, मुझे जुनसाओ के साथ कुछ बात करनी है, मैं जुनसाओ को अपने साथ लेकर बाहर जा रहा हूँ। वो दोनों वहाँ पर अपनी फादर मदर को गुड नाइट बोलते हैं, फिर वहाँ से बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। जाओजी आगे आगे चल रहा था। जाओजी कहता है आज की नाइट तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, आज मेरे मन का बोझ हल्का हो गया, क्योंकि मैंने अपने मदर और फादर को ये बात बता दी है कि वो मेरे पेरेंट्स हैं। आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। जाओ से कहता है ब्रदर मुझे बताओ कि इस बात का क्या मतलब है, मुझे बताओ कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। जाओजी से कहता है बस बस मेरे पीछे आते जाओ, और हमारा जाओजी बड़ी स्पीड के साथ सामने से उड़ जाता है। वो से कहता है बड़े भाई जरा रुको मैं भी आ रहा हूँ। एक सीन में दिखाते हैं कि वो लोग घर की छत के ऊपर लेटे होते हैं और अपने हाथ में वाइन पकड़े दोनों वाइन पी रहे होते हैं। जाओजी से कहता है तुम्हारा नाम युन जाओ है, तो ना मैं तुम्हें आज के बाद जाओ जुन कहा करूँ, क्योंकि तुम असल में तो जाओ फैमिली के मेंबर हो, तो मैं आज के बाद तुम्हें जाओ जुन कहूंगा। जाओ जुन भी उसे कहता है हाँ ब्रदर तुम मुझे जाओ जुन कह सकते हो, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि मैं जाओ फैमिली से हूँ, तो मेरे फादर का नाम जाओ हुआ तो मेरा फैमिली नेम भी तो जाओ हुआ, तो तुम मुझे जाओ जुन कह सकते हो। हमारा जाओ से कहता है काश तुम्हारे डैड जिंदा होते। आज वो इस खबर को सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश होते कि उन्होंने अपने जिस छोटे से बच्चे को पेरेंट्स के साथ एक्सचेंज किया था वो इतना बड़ा हो चुका है। इन पर बातों बातों में हमारा जाओ से कहता है मैंने तुम लोगों से काफी बार इस बारे में सुना है तुम्हारी लिटिल डीमन क्वीन के बारे में, तो मुझे बताओ क्या तुम्हारी लिटिल डीमन क्वीन ये कैसी है, तुमने कभी अपनी लिटिल डीमन क्वीन को देखा है। जाओ जुन से कहता है ना सिर्फ मैंने उसको देखा है बल्कि वो तो मेरे दिल में बसी हुई है। दिल में बसी हुई का मतलब ये नहीं है कि ये उसे प्यार करता है, बस ये है कि उसका डर इसके दिल में बैठा हुआ है, वो इतनी ज्यादा पावरफुल है। जाओ से कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। जाओ जुन से कहता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसकी आंखें उसका गेज जब वो घूर कर देखती है तो आपके दिल के अंदर डर बैठ जाता है, वो इतनी ज्यादा खतरनाक है। इस खतरनाक लड़की को भी देखकर मुझे लग रहा है कि ये भी हमारे जाओची के हैरम में ही ऐड होने वाली है। जब भी राइटर इस सीरीज में किसी लड़की को डालता है तो वो हमारे जाओची के पास ही आ जाती है। डीमन इल्यूशनरी राम में भी तो हमारे जाओची की कोई ना कोई वाइफ तो होनी चाहिए ना। जुनसाओ से बताता है कि कुछ साल पहले इतना क्वीन की सेरेमनी थी जैसी कि महीने के बाद होने वाली है। मैं वहाँ पर सभी जनता के बीच में खड़ा था, तो क्वीन ने मेरी तरफ घूर कर देखा था, उसने सिर्फ एक ही बार मुझे घूर कर देखा और आज तक मुझे उसकी नजरों के तीर याद है। पर डीमन एम्परर के डिसअपियर होने के बाद फैमिली में और कोई ऐसा मेंबर नहीं बचा था कि जो कि उनकी जगह ले सके, तो लिटिल डीमन एम्परर उसी को ही हमारी नई क्वीन बनना पड़ा। एम्परर की गद्दी के ऊपर बैठी हुई है, वो बहुत ज्यादा जालिम है। अपने फादर के जाने के बाद उसे बहुत सारी गद्दारी का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते थे कि एक लड़की की बजाय किसी और को डीमन एम्परर बनाया जाए। डीमन एम्परर से क्वीन है, इसी वजह से बहुत सारे लोग उसके खिलाफ हो गए, लेकिन डीमन क्वीन ने भी किसी को नहीं छोड़ा। उसकी स्ट्रेंथ क्योंकि उसके फादर डीमन एम्परर से आ रही है, इसी वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल है और उसने अपने आसपास के उन सभी लोगों को मरवा दिया, उन सभी के सर कटवा दिए जो कि उसके खिलाफ थे, फिर चाहे वो उसके थोड़े खिलाफ हो या फिर ज्यादा खिलाफ हो। जाओजी से कहता है जैसा तुम बता रहे हो तुम्हारी डीमन क्वीन तो बहुत ज्यादा जालिम लगती है। जाओजी से कहता है चलो ठीक है फिलहाल के लिए हम लोग इस बारे में बात नहीं करते, फिलहाल हम लोग एंजॉय करते हैं और ज्यादा पीते हैं, क्योंकि एक महीने के बाद तो वैसे भी सेरेमनी होने वाली है और उस कंपटीशन में लोग भी तो जाने वाले हैं, वहाँ पर जाकर मैं भी डीमन क्वीन को अपनी आंखों से देख पाऊंगा। जाओजी से कहता है हाँ क्यों नहीं ब्रदर, और वो दोनों वहाँ पर अपनी अपनी बॉटल्स को टकराते हैं और ढेर सारा पीते हैं। उसके बाद हमारा जाओजी वापस आ जाता है। जाओजी कहता है आज की रात बहुत ज्यादा लंबी है, अपने पेरेंट्स को बता दिया लेकिन मुझे अभी भी बहुत सारी बेचैनी महसूस हो रही है और मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही। जाओजी उठकर बैठ जाता है और कहता है जबकि मुझे नींद नहीं आ रही और मेरे पास अभी सिर्फ एक महीने का टाइम बचा है, कंपटीशन आने वाला है और मुझे भी तैयारी करनी होगी, तो क्यों ना जहाँ पर बैठकर अपने लाइटनिंग मिराज शैडो टेक्निक को ही मास्टर कर लिया जाए। जाओजी बड़ी स्पीड के साथ खिड़की खोलता है और बाहर चला जाता है, क्योंकि जाओजी ने लाइटनिंग मिराज के फर्स्ट स्टेप को मास्टर किया हुआ है। इसकी स्पीड काफी ज्यादा है, वो बड़ी स्पीड के साथ घरों की छतों के ऊपर से और गलियों के अंदर से जा रहा होता है। इन पर एक बुढ़े मास्टर को दिखाते हैं जो कि चलता हुआ जा रहा होता है। जाओजी उसके पीछे से शू करके गुजर जाता है। वो बुढ़ा मास्टर कहता है अरे अचानक से यहाँ पर से इतनी ज्यादा स्पीड से कौन गुजरा, लगता है कि एम्परर की फैमिली से कोई होगा, किसी बड़ी फैमिली का कोई हेड होगा।
होगा जो इतनी स्पीड से मेरे पास से गुजर गया। हमारा जाओची छतू के ऊपर से होते हुए सिटी वॉल के बाहर चला जाता है। सिटी वॉल के ऊपर जो गार्ड्स खड़े होते हैं वो लोग कहते हैं अभी अभी यहाँ पर से हवा का बहुत ही तेज झोंका गुजरा, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। दूसरा गार्ड उसे कहता है तुम्हें गार्ड किसने बना दिया, तुम तो यहाँ पर इतना ज्यादा डर रहे हो, ये तो सिर्फ हवा का छोटा सा झोंका था। हमारा जाओची इंपीरियल डीमन सिटी से बाहर निकल आया है। लिटिल हॉन्ग कहती है ये ब्रदर जून हमें कहाँ पर लेकर जा रहा है, पर तो बहुत ज्यादा अंधेरा है। मोली उसे कहती है मुझे नहीं पता, लगता है ये बाहर की तरफ जा रहा है। जाओची कहता है याद होगा जाओ जून ने हमें बताया था कि यहीं पर पास में ही गोल्डन क्रो थंडर वैली है, मैं यहीं पर से नॉर्थ की तरफ सीधा आगे बढ़ता रहूंगा, तुम्हें बहुत ही जल्दी वहाँ पर पहुंच जाऊंगा। मैं वहाँ पर जाकर देखना चाहता हूँ कि शायद मुझे वहाँ पर से इनहेरिटेंस की पावर मिल जाए। मोली उसे कहती है तुम्हें पता भी है कि गोल्डन क्रो वैली वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है डीमन इल्यूजनरी ड्राम की, लगता है कि वहाँ पर तुम आसानी से जा पाओगे। अगर तुम वहाँ पर पहुंच भी जाओ तो वहाँ का पहरा बहुत ज्यादा सख्त होगा, क्योंकि ये लोग नहीं चाहेंगे कि इनकी गॉड की इनहेरिटेंस की पावर को कोई भी वहाँ से ले ले। जाओची उसे कहता है मोली तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि वहाँ पर गार्ड्स खड़े होंगे तो उनके सामने वहाँ पर चला जाऊँ। वहाँ पर गार्ड्स हुए भी तो तभी मैं उन सभी को डिच करके ही अंदर जाऊंगा ताकि उनमें से किसी को पता न चले। जाओची काफी देर तक सामने की तरफ चलता जाता है। वो काफी देर तक सामने जाता है। तकरीबन 100 माइल का सफर तय करने के बाद वो मोली से कहता है मोली ये क्या हुआ, तो डीमन एम्परर सिटी से नॉर्थ की तरफ तकरीबन 100 मील आगे आ चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी तक भी यहाँ पर कोई भी गोल्डन क्रो वैली दिखाई नहीं दे रही। सिर्फ कोई गोल्डन क्रो वैली है, बल्कि यहाँ पर इस पूरे के पूरे जंगल में ना तो कोई डीमन है, ना कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा है, ना ही कोई परिंदा है, कोई डीमन बीस्ट कुछ भी नहीं है, कोई इंसान भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है। लिटिल हॉन्ग को वहाँ पर सामने कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वो हमारे जाओची से कहती है ब्रदर वहाँ पर सामने देखो कुछ चमक रहा है, लगता है कि वो बहुत ज्यादा डिलीशियस है, मुझे खाना है, चलो जल्दी से वहाँ पर चलो। जाओची से कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो फिर वहीं पर चल के चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 157 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारे जाओची का पहला इनकाउंटर होने वाला है लिटिल डीमन क्वीन के साथ। तो पहला इनकाउंटर जाओची का कैसा रहेगा ये नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 158 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था अपना जाओची सिटी से बाहर निकल जाता है। वो इस वक्त गोल्डन क्रो वैली की तरफ जा रहा है ताकि वहां से उसे इनहेरिटेंस की पावर मिल सके। वहीं पर रास्ते में पहुंचने के बाद उसे कोई भी चीज सामने दिखाई नहीं देती, लेकिन लिटिल हॉन्ग उसे कहती है मुझे वहां पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, शायद वो बहुत ज्यादा टेस्टी होगा, चलो वहां पर चलकर देखते हैं। जाओची उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो वहीं पर चलकर देखते हैं। जाओची जैसे वहां पर नीचे उतरता है तो वो उसे कहता है हॉन्ग ये तो खाने वाली कोई भी चीज नहीं है, ये तो बस एक बड़ा सा पॉन्ड है, अंदर तो सिर्फ और सिर्फ पानी है जो कि सूरज की रोशनी की वजह से चमक रहा है। हॉन्ग काफी गुस्सा आती है और कहती है मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे लगा था ये खाने वाली कोई डिलीशियस चीज है, तो वापस चलते हैं, ये तो बिल्कुल बेकार है। और उसे कहती है मुझे ये पानी काफी ज्यादा स्पेशल लग रहा है, क्या तुम वहाँ पर नीचे जा सकते हो, जरा उसके करीब जाकर देखो, मुझे चेक करना है कि उस पानी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो इतना अजीब महसूस हो रहा है। तो वो दोनों जैसे वहाँ पर नीचे उतरते हैं मोली उसे कहती है यहीं पर रुको, मुझे यहाँ से कुछ अजीब सी सेंड महसूस हो रही है। उसे कहता है तुम्हें कैसी सेंड महसूस हो रही है। तो मोली वहीं पर अपनी सेंसेस को यूज करते हुए महसूस करती है और साथ ही मुस्कुराना शुरू कर देती है। मोली उसे कहती है मुझे समझ आई कि मुझे यहाँ पर से किसकी सेंड आ रही है, मुझे यहाँ पर से गोल्डन क्रो की पावर की सेंड महसूस हो रही है। जाओची उसे कहता है तो कहीं गोल्डन क्रो वैली यही तो नहीं है। मोली उसे कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, ये गोल्डन क्रो वैली नहीं हो सकती, या फिर हो भी सकती है। अगर मेरा गेस ठीक है तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा बंदा है जिसके पास गोल्डन क्रो की इनहेरिटेंस की पावर है, वो यहाँ पर इस लेक के अंदर अपनी पावर्स को रिलीज करता है ताकि वो अपनी पावर्स को अच्छी तरह से कंट्रोल करना सीख जाए, क्योंकि उसके पास जो गोल्डन क्रो की पावर है वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि उस बंदे ने अभी तक ओथ ऑफ द गोल्डन क्रो उस बुक को मास्टर नहीं किया हुआ, उसके अंदर से उसने कल्टीवेशन को हासिल नहीं किया, बल्कि अपने पास उसके पास गोल्डन क्रो की पावर्स हैं। मोली अभी यहीं पर उसे बता ही रही होती है कि उसी वक्त उसे महसूस होता है कोई बहुत ही पावरफुल इस तरफ आ रहा है। मोली जाओची से कहती है चलो जल्दी से छुप जाओ, कोई बहुत ही पावरफुल इसी तरफ आ रहा है। साथ ही वो खुद वही वाली पॉइजनस भीड़ के अंदर चली जाती है और उसे कहती है जल्दी से छुपो। जाओची से कहता है ये क्या बात हुई, तुम तो एक गॉडेस और तुम किसी से भी नहीं डरती, फिर तुमने कहा कि यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल आ रहा है, ऊपर से तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो पावरफुल बंदा कौन है। उसे कहती है अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से जाकर कहीं पर छुप जाओ, मैंने कहा ना जाकर छुप जाओ। तो जाओची से कहता है ठीक है मैं छुपता हूँ, और वो जल्दी से जाकर आसपास की झाड़ियों में छुप जाता है। झाड़ियां नहीं बल्कि घास ही है, वहीं पर पास में बड़ी हुई घास के अंदर जाकर छुप जाता है। काफी देर तक छुपे रहने के बाद जाओची मोली से कहता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तुमने कहा कि कोई बहुत ही पावरफुल यहाँ पर आ रहा है, कहीं तुम्हें कोई गलती तो नहीं लगी। मोली उसे कहती है अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें गलत बताया है तो फिर इस घास के अंदर छुपना बंद करो, बाहर निकल कर देखो, फिर देखने तुम्हारा क्या बनता है। थोड़ी देर के बाद जाओची को भी वहाँ पर बहुत ही पावरफुल मर्डरस हो रहा महसूस होता है। कहता है ये क्या है, यहाँ पर तो कोई बहुत ही पावरफुल पर्सन है और उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। यहाँ पर हमारी लिटिल डीमन क्वीन आती है। लिटिल डीमन क्वीन उस पॉन्ड के पास आती है, वो अपने आसपास देखती है और कहती है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करती है और उसकी पावर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जाओची कहता है ये किस किस्म का मॉन्स्टर है, इसकी पावर्स तो बहुत ज्यादा है, ताकि ये एम्परर लेवल के मिडिल स्टेज के ऊपर होगी, लेकिन फिर भी इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि मैं भी ट्रेवल कर रहा हूँ। कि मैंने लाइटनिंग मिराज टेक्निक को मास्टर किया हुआ है, जिसकी वजह से मैं बड़ी स्पीड से यहाँ पर भागकर आ गया। डीमन क्वीन वहाँ पर आसपास देखती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। उसके बाद वो वहाँ पर अपने कपड़े उतारना शुरू करती है। तो बड़े आराम से वहाँ पर अपने कपड़े उतारती है और कपड़े उतारने के बाद वो उस लेक में चली जाती है। पहले वो पानी लगाकर लेक को चेक करती है कि पानी ठंडा तो नहीं है, हालांकि यहाँ पर नहाने वाली तो नहीं है, बस अपनी पावर्स को शांत करने के लिए यहाँ पर आई है। वो पानी में खड़ी हो जाती है, जबकि हमारा जाओची कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, ये लड़की कर क्या रही है। वहाँ पर खड़ी होने के बाद अपनी गोल्डन क्रो की पावर्स को रिलीज करती है। क्रो के पास जो पावर्स होती है वो भी फ्लेम टाइप की है, इसी वजह से इसके पास भी फ्लेम टाइप की पावर्स है। अपने हाथ में एक फायर बॉल क्रिएट करने के बाद उसे पानी के अंदर फेंक देती है। पानी के अंदर एक जबरदस्त धमाका होता है। इसी के साथ ही वो वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करती है, बिल्कुल डांस के जैसे मूव्स करते हुए। वो वहाँ पर अपनी पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है कि हमारा जाओची उसको डांस करते हुए वहाँ पर देखता है, उसके स्पेशल मूव्स को परफॉर्म करते हुए कि नाक से ब्लड बह रहा होता है। जाओची कहता है तो बहुत
ज्यादा हॉट है। डीमन क्वीन कहती है मैं अभी भी इस गोल्डन क्रो की पावर्स को ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रही, लगता है कि मिशन फिर से फेल होने वाला है और वो वहीं पर दोबारा पानी के अंदर गिरने लगती है। जब डीमन क्वीन ऊपर से पानी में नीचे की तरफ गिर रही होती है तो उसके बॉडी पोज काफी ज्यादा अजीब होते हैं और बहुत ज्यादा हॉट भी होते हैं। तो हमारा जाउची वहीं पर देखकर कहता है इसको कौन रेजिस्ट कर सकता है, जो तो बहुत ज्यादा हॉट है। डीमन प्रिंसेस फिर से अपने आप को संभालती है और वहीं पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए पानी को कंट्रोल करती है, जहाँ पे पानी के अंदर अपनी पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। जाउची बस वहाँ पर बैठे उसको घूरे जा रहा होता है और यहीं पर उसको घूरने के दौरान ही उसकी हिचकी निकलती है। जाउची जैसी वहाँ पर एक हिचकी लेता है उसी वक्त प्रिंसेस को महसूस हो जाता है, डीमन क्वीन को महसूस होता है कि वहाँ पर कोई है जो छुपकर उसे देख रहा है। उसकी तरफ देखती है और साथ ही अपनी पावर्स को यूज करते हुए वाटर का एक बड़ा सा ड्रैगन बना लेती है और वाटर ड्रैगन के साथ जाउची के ऊपर अटैक कर देती है। कि हमारा जाउची कहता है इसने तो वाटर ड्रैगन बना लिया और इस वाटर ड्रैगन की पावर भी एम्परर प्रोफाउंड राम के बराबर है। इसका मतलब यह है कि ये मुझे मारना चाहती है, लेकिन पहले इसने मेरी वजह भी नहीं सुनी कि मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, ये तो बहुत ज्यादा जालिम है। जैसे वो वाटर ड्रैगन जाउची के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है, जाउची अपने लाइटनिंग मिराज टेक्निक को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से वहां से भाग जाता है। जाउची उस वाटर ड्रैगन के आगे आगे भाग रहा होता है। जबकि डीमन क्वीन कहती है इस कीड़े को क्या लगता है कि जो मुझसे बचकर भाग सकता है। वो बड़ी स्पीड से नीचे उतरती है, अपने कपड़े उठाती है और उड़ते उड़ते अपने कपड़े पहन लेती है और बड़ी स्पीड के साथ जाउची के पीछे भागती है और फिर उड़ते हुए उसकी सामने वाली साइड पर आ जाती है। जाउची कहता है इसकी स्ट्रेंथ तो वाकई में बहुत ज्यादा है और ऊपर से इसकी स्पीड भी मुझसे ज्यादा है। डीमन क्वीन जाउची के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जाउची डीमन क्वीन की तरफ देखता है, साथ ही उसे कहता है गुड इवनिंग, कैसी हो तुम। डीमन क्वीन आगे से उसे घूर घूर कर देख रही होती है और साथ ही वो बहुत ज्यादा किलिंग ऑरा को रिलीज कर रही होती है। जाउची कहता है आज से पहले मैं जितने भी स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट से मिला हूँ ये उन सभी से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से उन सभी का किलिंग ऑरा इतना ज्यादा नहीं था। तो बस यहाँ पर गोल्डन क्रो वैली को ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर इतना ज्यादा खतरा हो सकता है। जाउची कहता है अब मैं क्या करूँ, इस तरह की सिचुएशन से निकलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मुझे यहाँ पर अपने टैलेंट को यूज करना चाहिए बच्चियों को फंसाने वाले, तो चलो फिर उसी को आजमा कर देखते हैं। तुम्हारा जाउची यहाँ पर शायराना अंदाज में एक गाना गाता है या फिर कोई पोएट्री बोलता है, लेकिन डीमन क्वीन उसकी पोएट्री से जरा भी इंप्रेस नहीं होती। यहाँ पर एक जुर्म किया है, फिर इसके लिए चाहे तुम मेरे कितने ही तलवे क्यों ना चाट लो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। जाउची कहता है लगता है कि कुछ जगहों पर टैलेंट भी काम नहीं आता, ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही अकड़ू है। और फिर हमारा जाउची फिर से अपनी लाइटनिंग टेक्निक को एक्टिवेट करता है और बड़ी स्पीड से भागना शुरू करता है। जबकि डीमन प्रिंसेस उसके पीछे खड़ी खड़ी अपनी डीमन क्रो की पावर्स को यूज करती है, क्रो गार्ड की पावर्स को, और फायर के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। जाउची कहता है ये तो पागल है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि मैं इससे बचकर भाग नहीं सकूंगा। तो जब वो वहां पर अपनी फायर के साथ अटैक करती है तो सामने का काफी लंबा एरिया जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। डीमन क्वीन को भी लगता है कि जाउची मर गया है। डीमन क्वीन वहां पर खड़ी होती है, उसे महसूस होता है कि कुछ और लोग इसी तरफ आ रहे हैं। वो कहती है लगता है कुछ लोग आ रहे हैं, मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा ताकि कोई मुझे देख ना सके, और वो वहां से गायब हो जाती है। उसके वहां से चले जाने के बाद दिखाते हैं कि ग्राउंड नीचे से पड़ता है और उसके नीचे से हमारा जाउची बाहर निकलता है। तो जाउची ग्राउंड के अंदर छुप गया था। जाउची कहता है शुक्र है मेरी जान बची, ना उस पागल लड़की ने तो मुझे मार ही देना था। बोली जाउची से कहती है उस लड़की की तारीफ में बाद में कर लेना, यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं, तकरीबन 5 लोग हैं, जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा या फिर यहीं पर दोबारा मिट्टी में छुप जाओ। उसे कहता है मैं मिट्टी में तो बिल्कुल भी नहीं छुपने वाला, चलो यहाँ से चलते हैं। और वो मिट्टी से बाहर निकलता है और बड़ी स्पीड से वहाँ से भाग जाता है। उसी वक्त वो 5 लोग भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। कुछ बूढ़े मास्टर्स होते हैं जो कि धमाके की आवाज सुनने के बाद यहाँ पर आए होते हैं। वो लोग कहते हैं आज का एटमॉस्फेयर तो काफी ज्यादा अजीब लगता है, तो छोड़ो इस बात को, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, चलो वापस चलते हैं। और वो सभी लोग भी वापस चले जाते हैं। सीन में हमारा कहानी सुनाने वाला आ जाता है। कहानी सुनाने वाला कहता है कि डीमन क्वीन की सेरेमनी को 1 महीने बाद होना था और वो 1 महीना बहुत ही जल्दी गुजर गया। वो दिन आ गया जिस दिन हमारी डीमन क्वीन की सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी। डीमन क्वीन को डीमन इल्यूशनरी राम के ऊपर राज करते हुए पूरे 100 साल गुजर चुके हैं, तो आज उसकी एनिवर्सरी होने वाली है। सभी फैमिलीज के हेड्स को वहाँ पर बुलाया जाएगा, 12 फैमिलीज के हेड वहाँ पर होंगे। जाउची के डैड काफी ज्यादा उदास होते हैं। जाउची अपने डैड से कहता है डैड क्या मसला है, आप इतने ज्यादा उदास क्यों लग रहे हैं। जाउची के डैड उसे कहते हैं सभी लोग आज बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि डीमन क्वीन की सेरेमनी में जाने वाले हैं, लेकिन मुझे पता है कि आज वहाँ पर काफी कुछ बुरा होने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि डीमन क्वीन के सामने मेरी पोजीशन के लिए नया प्रस्ताव रखेंगे। जाउची से कहते हैं जाउची जहाँ पर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें पता है कि हमारी फैमिली की स्टेट इतनी बुरी कैसे हो गई, हमारी फैमिली इस हाथ तक कैसे गिर गई है। जाउची उन्हें सारी बात बताता है जो कि ग्रैंडपा ने उसे बताई थी। जाउची कहता है मुझे सब कुछ पता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। पहले ग्रैंडपा छोड़कर चले गए, उसके बाद आप ग्रैंडपा को ढूंढने के लिए गए। ग्रैंडपा क्योंकि रॉयल फैमिली की रॉयल सील को अपने साथ ले गए थे, इसी वजह से वो रॉयल सील गुम हो चुकी है और डीमन क्वीन के पास वो रॉयल सील नहीं है। इसी वजह से डीमन क्वीन का जो क्लैन है वो हमारी जुन फैमिली के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करता। फादर उसे कहते हैं तुम्हारी ये बात तो ठीक है कि रॉयल डीमन सील के गायब होने की वजह से ये सभी फैमिलीज हमसे नफरत करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि डीमन क्वीन भी हमसे नफरत करती है। जाउची कहता है तो आपको क्या लगता है कि डीमन क्वीन के पास और कोई रास्ता नहीं था हमारे साथ ये सब कुछ करने के अलावा। जाउची के डैड उसे कहते हैं हमारी फैमिली पिछले 10,000 साल से 12 फैमिलीज की हेड रही है। जब तुम्हारे ग्रैंडफादर यहाँ पर थे पिछले एम्परर के बहुत ज्यादा करीब थे, हमारे पिछले डीमन एम्परर ने खुद तुम्हारे ग्रैंडपा को डीमन किंग कहा था। के बाद से हमारी फैमिली डीमन किंग के नाम से ही रॉयल फैमिली जानी जाती है। इसी वजह से बाकी के जितने भी फैमिलीज के हेड हैं वो सभी हमसे बहुत ज्यादा जलते हैं। कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उनका राइवल या फिर उनका ओपोनेंट जो है वो उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए या फिर उनकी बराबरी पे आ जाए। इसीलिए हीलियन पैंग की फैमिली जो है वो सबसे ज्यादा हमसे जलती है। वक्त हमारे 2 बड़े पावरफुल दुश्मन है, एक हीलियन फैमिली वाले हैं जो कि हमारी 12 फैमिलीज का हेड बनना चाहते हैं, और दूसरी वाली फैमिली है ड्यूक की फैमिली, काउंटी किंग की फैमिली। जहाँ से हमारा नेक्स्ट सीन उस मेन हाल का दिखाया जाता है। सभी लोग मेन हाल की तरफ जा रहे होते हैं, फादर भी वहाँ पर जा रहे होते हैं। रास्ते में ड्यूक हुआ उससे मिलते हैं। हालांकि यहाँ पर ड्यूक हुआ जाउची के डैड के साथ बहुत ही अच्छे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन असल में वो इनके दुश्मन है। वो उसके साथ बड़ी प्यार से बात करते हैं और उसे कहते हैं किंग हॉन्ग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, इसलिए मैं मेन हाल की तरफ जा रहा हूँ, कि तुम देर से आने वाले हो। चलो ठीक है तुम बाद में आ जाना, मैं अपनी फैमिली को लेकर जा रहा हूँ। और वो अपनी फैमिली को लेकर आगे चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो पीछे की तरफ मुड़ते हैं और किंग हॉन्ग से कहते हैं तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि 12 गार्डियन क्लैंस में से सिर्फ तुम्हारी फैमिली है। मेरी फैमिली में यानी कि मैं तुम्हें अपना बिग ब्रदर कहता हूँ, इसका मतलब मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहूंगा। तुम्हारी दोनों की फैमिलीज एक ही फुटिंग पर है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ हाथ मिला सकते हो। और वो उसे इतना कहने के बाद आगे की तरफ चल पड़ते हैं। कि हमारे जाउची के डैड को तो अच्छी तरह से पता है कि ये सारी बातें अपने दिल से नहीं कर रहा, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ पर ऊपर से ये वाली बातें कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 158 का एंड करेंगे।
करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे सभी लोग किस तरह जाउची के डैड को पैट्रियार्च की गद्दी से हटाने, साथ ही 12 क्लैंस की हेडशिप से भी हटाने की कोशिश करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 159 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था डीमन क्वीन की सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। सभी फैमिलीज के हेड आहिस्ता आहिस्ता जा रहे होते हैं मेन हॉल की तरफ, जहां पर डीमन क्वीन उन सभी के सामने आकर बैठेगी और सभी लोग उस सेरेमनी में शामिल होंगे। यहीं पर ड्यूक हुआ की फैमिली को दिखाया जाता है, जो कि बाहर से हमारे किंग हॉन्ग के साथ होने का नाटक कर रहे हैं, कि अंदर से वो इसके खिलाफ है, यानी कि हमारी जुन फैमिली के खिलाफ है। वो वहां पर उसको ऑफर करते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता हूं, जब भी मेरी जरूरत है मुझे बताना। और वो अपनी फैमिली को लेकर आगे बढ़ाते हैं। उनका बेटा जिसका नाम हुई रैन होता है, वो अपने डैड से कहता है, डैड आप वहां पर किंग हॉन्ग के साथ इतने प्यार से बात क्यों कर रहे थे, यानी कि उसके साथ इतनी अच्छे से बात करने की क्या जरूरत है। ऊपर से आपने उसके साथ एक वादा भी कर दिया है कि हम लोग इक्वल फुटिंग के ऊपर हैं, जबकि हम लोग रॉयल फैमिली से हैं और वो लोग सिर्फ एक जुन फैमिली से हैं, जो कि अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। मुझे तो नहीं लगता कि वो बंदा आपके सामने खड़े होने के भी लायक है। उसकी स्ट्रेंथ भी आपसे बहुत ज्यादा कम लगती है। फादर उसे कहते हैं, बच्चे तुम्हें बिल्कुल भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम किंग हॉन्ग को बिल्कुल भी नहीं जानते। अगर तुम किंग हॉन्ग को जानते होते तो तुम ऐसी बात कभी भी नहीं करते। तुम्हें पता है कि जुन फैमिली इस वक्त किसके साथ पे टिकी हुई है। जुन फैमिली इस वक्त जुन किंग हॉन्ग के ऊपर टिकी हुई है। ये 3 लफ्ज अलग अलग है, लेकिन ये तीनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। 20 साल से उसकी बॉडी के अंदर कोल्ड पॉइजन था, जिसकी वजह से तुम सभी बच्चे उसको इसी तरह जानते हो कि वो एक बेकार इंसान है। उसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है और वो कल्टीवेट भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं जिस किंग हॉन्ग को जानता हूँ वो पूरे के पूरे डीमन इल्यूजनरी राम को हिलाकर रख सकता है। हालांकि उस वक्त हमारे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इसको अपना रोल मॉडल मानते थे। ये इतना ज्यादा पावरफुल था जब ये जवान था, और इसकी वाइफ दोनों ही बहुत ज्यादा अमेजिंग थे। जहां तक कि हमारे पुराने डीमन एम्परर जो थे वो इसे काफी ज्यादा जला करते थे, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ उससे भी ज्यादा थी। तुम्हें लगता है कि हमारा पिछला डीमन एम्परर जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो किसी ऐसे इंसान को अपना रोल मॉडल बनाएगा जो कि उससे भी कमजोर हो। हुई रैन अपने फादर से कहता है, फादर लेकिन जो भी हो अभी उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो हमारे प्लान्स के खिलाफ आ सके, यानी कि हमारे प्लान्स में बाधा बन सके। हुआ का प्लान ये है कि वो डीमन क्वीन को उसकी गद्दी से हटाकर उसकी गद्दी को हासिल करना चाहता है और नया डीमन एम्परर बनना चाहता है। रैन के फादर उसे कहते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये हमारे रास्ते में ना आए, हमारे प्लान को खराब ना करे। वहीं पर हमारे जाउची और जाउजुन को भी दिखाते हैं। जाउजुन अपने ब्रदर जाउची को बता रहा होता है कि यहाँ पर हमारे जनरेशन की पावर बेसिस के ऊपर उनको 7 रैंकिंग दी गई है। जाउची उसे कहता है, ये 7 रैंकिंग क्या है, मुझे इसके बारे में और बताओ। तो जाउजुन उसे कहता है, 7 रैंकिंग में तुम्हें वो काउंटी किंग तो याद होगा जो कि हमारी फैमिली मीटिंग में आया था 2 महीने पहले। काउंटी किंग इस 7th रैंकिंग में तीसरे नंबर पर आता है, जबकि उसका बड़ा भाई का नाम हुई रैन है, वो इन 7 रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पर आता है। हमारे पूरे के पूरे डीमन इल्यूजनरी राम में यंगर जनरेशन में से कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो कि हुई रैन का मुकाबला कर सके। वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। जाउची अपने छोटे भाई से कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि पूरे के पूरे इल्यूजनरी डीमन राम में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हुई रैन का मुकाबला कर सके। अब तो मुझे भी इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो रही है। पता नहीं कब ये फैमिली कंपटीशन स्टार्ट होगा तो मैं सभी लोगों के सामने इस बात को साबित कर सकूंगा कि वो वाकई में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, अब उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर यहाँ पर कोई आ चुका है। जाउजुन उसे कहता है, ब्रदर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बहादुर हो, सिर्फ उसका नाम सुनकर ही फैसला कर लिया कि तुम उसके साथ फाइट करोगे। उसे कहता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। सीन मेन हॉल के बाहर का दिखाया जाता है। मेन हॉल के बाहर एक गार्ड खड़ा होता है जो कि वहाँ पर सारी फैमिलीज के आने पर चिल्लाकर कहता है कि ये फैमिली आ गई है। तो वहाँ पर जुन फैमिली आती है तो कहता है, जुन फैमिली वाले आ चुके हैं। जुन फैमिली वाले अपने साथ अपने काफी सारे एक्सपर्ट्स को भी लेकर आए होते हैं और साथ में यंगर जनरेशन के काफी सारे बच्चे होते हैं। जाउची उस बड़े टेंपल को देखता है और कहता है, ये टेंपल हॉल तो बहुत ज्यादा बड़ा है, ये डिवाइन फीनिक्स एम्पायर के टेंपल से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। जाउची की मदर, उनके फादर, साथ में सुप्रीम एल्डर जाउची और जुन जाउची सभी लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। जैसे ये लोग मेन हॉल में आते हैं तो वहाँ पर पहले से काफी सारी फैमिलीज के लोग बैठे होते हैं। यहाँ पर फैमिलीज के हिसाब से उनके टेबल लगाए गए होते हैं, यानी कि एक एक उनकी जगह मार्क की गई होती है और उन टेबल्स के ऊपर सिर्फ उन्हीं की फैमिली के लोगों ने बैठना होता है। साथ में नाम लिखे होते हैं कि तुम लोगों ने इसी फैमिली की जगह पे जहाँ पे बैठना है। जुन फैमिली वहाँ पर पहुंचती है, बाकी की सारी फैमिलीज बातें करना शुरू कर देती है और कहती है, जुन फैमिली तो कब की खत्म हो चुकी है, इनके कमजोर होने के बाद इनको यहाँ पर बुलाया भी नहीं जाना चाहिए था। पता नहीं आज यहाँ पर क्या होने वाला है। आज के कंपटीशन में इनको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। हो सकता है कि इन्हें 12 गार्डियन क्लैन से भी निकाल दिया जाए। किंग हॉन्ग जैसे आगे की तरफ चलते हुए जा रहे होते हैं, उसी वक्त उन्हें सामने बोर्ड नजर आता है जहाँ पर जुन फैमिली लिखा होता है, लेकिन जुन फैमिली के जो बेंच लगाए गए होते हैं वो सबसे पीछे होते हैं, बाकी की सारी फैमिलीज आगे होती हैं। तो ये सभी लोग अपनी सीट्स को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सुप्रीम एल्डर कहते हैं, ये क्या बकवास है। इन्हें लगता है कि 12 फैमिलीज की हेड फैमिली सबसे पीछे वाली रो में बैठेगी। बाकी के सभी एल्डर्स भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, हमारी फैमिली पिछले 10,000 साल से डीमन इल्यूजनरी राम में है और सभी के ऊपर राज करती आई है, लेकिन आज जरा देखो तो सही, हमें जहाँ पर बैक बेंच के ऊपर बिठाया जा रहा है, हमारी इतनी भी इज्जत नहीं की जा रही। क्योंकि हीलियन बैंक वहाँ पर पहले से बैठे होते हैं। हीलियन कहते हैं, ये तुम्हारी औकात है, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई जा रही है कि अब तुम लोग क्या हो। क्या लगता है कि आज भी तुम्हारी जुन फैमिली वैसी है जैसे डीमन किंग के होते हुए थी। क्योंकि ड्यूक हुआ भी वहीं पर बैठे होते हैं और अंदर से मुस्कुराकर वो सोच रहे होते हैं, किंग हॉन्ग लगता है कि अब तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि तुम्हारी फैमिली अब कितनी ज्यादा गिर चुकी है। अगर तुम्हें राइज करना है तो फिर मेरा साथ देना होगा। अगर तुम मुझसे हाथ मिला लेते हो तो मैं तुम्हें दोबारा टॉप पर पहुंचा दूंगा। मास्टर किंग हॉन्ग बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होते और हंसते हुए चेहरे के साथ उन सभी से कहते हैं, जल्दी से अपनी सीट्स के ऊपर बैठ जाओ। वो सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि पैट्रियार्च क्या कह रहे हैं। वो सभी लोग पैट्रियार्च की बात मानने के बाद सीट्स के ऊपर बैठ जाते हैं, लेकिन साथ ही वो लोग कहते हैं, कैसे हो सकता है, हम लोग बैक बेंच के ऊपर क्यों बैठे। जुन फैमिली में होने की वजह से ये सब कुछ सफर करना पड़ रहा है। काश हम लोग जुन फैमिली के मेंबर्स नहीं होते, काश हमारी जुन फैमिली इतनी वीक नहीं होती, तो हमारी इंसल्ट है, हम लोग जहाँ पर क्यों बैठेंगे। पैट्रियार्च उन सभी की बातें सुन लेते हैं, फिर साथ ही वो उनसे कहते हैं, तुम सभी का मसला क्या है, ये तो सिर्फ और सिर्फ सीट्स हैं, क्या तुम लोगों को यहाँ पर पीछे बैठने में कोई तकलीफ हो रही है, क्या तुम्हें लगता है कि पीछे बैठने से हमारी जुन फैमिली की प्रेस्टीज कम हो जाएगी। सभी लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए, अगर एक स्ट्रॉन्ग इंसान है तो वो कभी भी किसी के सामने अपने घुटने नहीं टेकेगा, फिर चाहे
उसके बाजू काट दिए जाए, उसकी टांगे क्यों ना काट दी जाए, फिर भी वो अपना सर नहीं झुकाएगा। तुम लोग क्या हो, क्या तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो? तो वो सभी लोग चिल्लाकर पैट्रियार्च से कहते हैं, पैट्रियार्च आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे पैट्रियार्च बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग कभी भी किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। नीचे वाले बेंचेस के ऊपर बैठने का मतलब ये नहीं है कि हमारी जन फैमिली खत्म हो गई या फिर कमजोर हो गई। ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि पैट्रियार्च यहाँ पर उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। जिंजू के डैड भी इनके साथ आए होते हैं क्योंकि वो फैमिली के ग्रेट एल्डर हैं, किंग होंग के बड़े भाई भी हैं। लोग कहते हैं मैं बेवकूफ था जो कि इसे पैट्रियार्च की गद्दी से हटाना चाहता था, ये तो इन सभी लोगों का हौसला बड़ी आसानी से बढ़ा सकता है, जबकि मैं ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वर्ल्ड फैमिली यानी कि टियांजिया फैमिली के लोग भी वहीं पर होते हैं। हमारी प्रिंसेस की यानी सेवंथ प्रिंसेस अपनी जाओचुन की तरफ देख रही होती है और कहती है मैं कितने अरसे के बाद जाओचुन को देख पा रही हूँ, शुक्र है कि मैं उसको देख तो पा रही हूँ, अब तो हमारा मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। कि हमारा जाओचुन भी उसकी तरफ देखता और कहता है पता नहीं हम दोनों का क्या बनेगा, मुझे तो अपना फ्यूचर क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। और उसकी तरफ देखता और कहता है छोटे भाई जब तुम्हारा बड़ा भाई जहाँ पर है तो फिर तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है, जहाँ पर चाह होती है वहाँ पर राह होती है, तुम बस उम्मीद लगाए रखो, एक ना एक दिन मैं इस लड़की को तुम्हारे लिए ले आऊंगा, हम लोग इसको अपनी बहू बनाएंगे। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर मू फैमिली के लोग भी आ जाते हैं, यानी कि हमारे जाओची के नाना जी वहाँ पर आते हैं। जाओची अपने ग्रैंडफादर को वहाँ पर देखता है, ग्रैंडफादर उन लोगों की तरफ देखते हैं तो वो साथ ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं घटिया लोगो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने दामाद की फैमिली को सबसे पीछे वाली रो में बिठाने की। मास्टर किंग होंग जल्दी से उठते हैं और अपने ससुर जी से कहते हैं ससुर जी आपको ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने खुद यहाँ पर बैठने का डिसीजन लिया है, वैसे भी ये तो सिर्फ यहाँ पर पोजीशन है, पोजीशन से क्या फर्क पड़ता है, हमारी स्ट्रेंथ तो कम नहीं हो जाएगी। ससुर जी उसे कहते हैं मुझे अच्छी तरह से समझ आ रही है कि ये लोग तुम्हारे साथ क्या करना चाहते हैं, ये यहाँ पर तुम्हें शर्मिंदा कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ पहले से काफी कम हो चुकी है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर कहा जाता है कि लिटिल डीमन क्वीन यहाँ पर आ चुकी है, तो लिटिल डीमन क्वीन वहाँ पर बहुत ही जबरदस्त एंट्री मारती है। लिटिल डीमन क्वीन वहाँ पर अपने फायर के गोल्डन क्रो के ऊपर आती है और वहाँ पर जबरदस्त लैंडिंग करती है। वो भी हाल के अंदर आ जाती है, जैसे वो हाल के अंदर आती है सभी लोग उठकर खड़े हो जाते हैं और उसे ग्रीट करते हैं, जबकि हमारा जाओची उसी की तरफ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जाओची कहता है मैं तो पक्का मरूंगा, ये तो डीमन क्वीन निकली। कि हमारी डीमन क्वीन भी जाओची की तरफ देखती है लेकिन वो यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं कहती। जाओची और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मैं तो आज मर गया, मैं नहीं बचूंगा, ये मुझे मार डालेगी, तो मुझे नहीं छोड़ेगी क्योंकि इसने मुझे पहचान लिया है। और डर के मारे हमारे जाओची के चेहरे के ऊपर से बहुत सारा पसीना बह रहा होता है। छोटा भाई उसे कहता है ब्रदर तुम्हारे चेहरे के ऊपर इतना पानी क्यों है, तुम्हें पसीना आ रहा है क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। जाओची उसे कहता है तुम्हें नहीं पता कि हमारे जैसे यंग मेंस को अपनी बॉडी के अंदर से बहुत सारा पसीना बहाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी के अंदर से पॉइजन निकल सके। जाओची उसे कहता है बिग ब्रदर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा महान हो, ये वाली ट्रिक भी सीखनी है, मुझे भी बहुत सारा पसीना बहाना है। जाओची कहता है मैंने इसको तो बुद्धू बना लिया लेकिन अब क्या करूं, मैं यहाँ से निकलूं कैसे। डीमन क्वीन जाकर अपनी चेयर के ऊपर बैठ जाती है और उनसे कहती है तो जल्दी से अपनी सीट के ऊपर बैठ जाओ, हम लोग सेरेमनी को स्टार्ट करते हैं। क्वीन कहती है तो सबसे पहले मेरा वाइन का गिलास लाया जाए, तो उसके लिए वाइन का गिलास लाया जाता है और वो उन सभी से कहती है तो हम लोग आज की अपनी सेरेमनी को इस वाइन के गिलास से स्टार्ट करेंगे। महाराज ये जाम सबसे पहले तो अपने डीमन इल्यूजनरी राम के नाम होगा, दूसरे वाला जाम उनके लिए होगा जिनके पास डीमन रॉयल ब्लड लाइन है, तीसरा जाम उन लोगों के लिए है जो कि 12 बड़ी फैमिलीज के हेड है और जिन्होंने हमेशा मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, जिनकी वजह से मैंने अपने 100 साल कंप्लीट कर लिए। फिर साथ ही डीमन क्वीन अपने जाम को पी जाती है। जाम को पीने के बाद वो उनसे कहती है तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने का, चलो तुम लोग अब अपनी कार्रवाई को स्टार्ट कर सकते हैं। हिटलर उन सभी लोगों से कहता है तो यहाँ पर रूल्स हैं कि तुम सभी लोग एक एक करके बात कर सकती हो, तो चलो जल्दी से जिसे कोई बात करनी है वो बात कर सकता है। वहाँ पर बात करने का कहा जाता है। ड्यूक हुआ वहीं पर अपने क्लैन हेड के बंदे को इशारा करते हैं और उसे कहते हैं चलो जल्दी से स्टार्ट हो जाओ, तो वो बंदा इशारे को समझ जाता है और कहता है लगता है कि मुझे इशारा मिल गया है, तो यहाँ पर बात करनी चाहिए। वो उठकर खड़ा होता है, डीमन क्वीन से कहता है डीमन क्वीन मुझे आपसे कुछ बात करनी है, ये बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे आपसे ये बात करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। साथ ही वो बंदा सोच रहा होता है अब जबकि मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बात की है तो हो सकता है कि ड्यूक हुआ बाद में मुझे इसका इनाम भी दे। डीमन क्वीन उसकी बात सुनने के बाद कहती है तुमने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि वो बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब तुम्हें खुद भी नहीं पता कि वो बात कैसी है, तो इसलिए तुम चुप ही रहो, तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं है और चुपचाप बैठ जाओ। बात सुनने के बाद वो बंदा बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है, जबकि ड्यूक हुआ कहता है बेवकूफ कहीं गाय से तो बात करनी भी नहीं आती। कि उसी वक्त एक और बंदा उठकर खड़ा होता है और कहता है डीमन क्वीन मुझे आपसे बात करनी है और मुझे ये बात करनी है। डीमन क्वीन उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, चलो करो, तुम्हें क्या बात करनी है। वो बंदा सीधे साधे कह देता है, वो डीमन क्वीन से कहता है डीमन क्वीन हम सभी को पता है कि जुन फैमिली बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 12 गार्डियन फैमिलीज के अंदर से जुन फैमिली को निकाल दिया जाए। 12 गार्डियन फैमिलीज में रहने का हक नहीं है, किसी और पावरफुल क्लैन को नई फैमिली बनाया जाए जो कि 12वीं फैमिली बनेगी। बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं लगता है क्या मजा आने वाला है। क्वीन यहाँ पर क्या फैसला करेगी, क्या वो जुन फैमिली को 12 गार्डियन फैमिली से निकाल देगी। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 159 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 160 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था डीमन क्वीन की सेरेमनी चालू होती है। डीमन क्वीन अपना ड्रिंक पीने के बाद उन सभी से कहती है तुम सभी 12 गार्डियंस के हेड यहाँ पर मौजूद हो, अगर तुम में से किसी को बात करनी है तो वो यहाँ पर बात कर सकता है। ड्यूक हुआ वहाँ पर अपने लोगों को इशारा करता है, तो सबसे पहले एक बंदा उठता है, वो बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद जो दूसरा बंदा उठता है वो डायरेक्टली बात कर देता है। वो कहता है हम लोग चाहते हैं कि जुन फैमिली को 12 गार्डियन फैमिलीज के अंदर से निकाल दिया जाए और किसी दूसरी बड़ी पावरफुल फैमिली को 12 गार्डियन फैमिलीज में शामिल किया जाए, क्योंकि जुन फैमिली अपनी प्रेस्टीज को खो चुकी है, ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। बाकी के सभी लोग भी कहते हैं इस बंदे ने बिल्कुल डायरेक्टली बात किया, ये हुई ना बात। अब देखो कैसे जुन फैमिली को 12 गार्डियन फैमिलीज में से निकाला जाता है। जबकि हमारे मास्टर किंग होंग जाओची के डैड वो इस बात को सुनने के बाद ड्यूक हुआ की तरफ देख रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि ये सब कुछ ड्यूक हुआ ही करवा रहा है। ड्यूक हुआ को पता चल जाता है कि किंग होंग उसी की तरफ देख रहा है। वो कहता है ब्रदर जुन, जबकि तुम्हें पता चल ही चुका है कि ये सारा मेरा प्लान है। वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करते हुए मास्टर किंग होंग से कहते हैं मास्टर किंग होंग तुम्हें पता है कि ये सब कुछ मैं करवा रहा हूँ और मेरी बैकग्राउंड का मतलब ये है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, ये सब कुछ कर भी सकता हूँ। तुम अभी भी मेरे साथ हाथ मिला लेते हो, मुझे ज्वाइन कर लेते हो तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें 12 गार्डियन क्लैंस का हेड बने रहने दूंगा। मास्टर किंग होंग भी वॉइस ट्रांसमिशन
मैनेजर से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे धमकाने की, तुम कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम रॉयल ब्लड लाइन से हो, लेकिन फिर भी तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मेरी टेंशन पा सको। वहाँ सुनते ही ड्यूक हुआ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है जुन किंग होंग ये एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी है जो मैंने तुम्हें दी है, लेकिन तुम इस अपॉर्चुनिटी को हासिल नहीं करना चाहते। लेकिन बाद में मेरे ऊपर ब्लेम मत डालना क्योंकि अब तुम्हारे साथ जो कुछ भी होने वाला है वो तुम्हारी अपनी वजह से होगा। यहीं पर जिंजू के डैड भी उठकर खड़े हो जाते हैं और वो चिल्लाकर कहते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी जुन फैमिली के बारे में इस तरह कहने की, तुम लोग मेरी जुन फैमिली को जो कि पिछले 10,000 साल से 12 गार्डियन फैमिलीज की हेड रही है, तुम हमें अब 12 गार्डियन फैमिली से ही निकाल रहे हो। जबकि वहीं पर एक और फैमिली मेंबर उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है एल्डर जुन जहाँ पर आपको तमीज से बात करनी चाहिए, आपको नहीं लगता कि आप यहाँ पर जिस लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं आप यहाँ पर डीमन क्वीन के सामने से बात कर रहे हैं। लोग कहीं ये ना सोचे कि जुन फैमिली वालों की कल्टीवेशन तो लो है ही, ऊपर से उनके मैनर्स भी चले गए हैं। मास्टर व्हाइट के से कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, तुम सिर्फ एक बहुत ही बड़े लालची कुत्ते हो जो जहाँ पर सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए हमारी फैमिली को ब्लेम कर रहे हो। तुम इस लायक नहीं हो कि अपने इस अंकल के साथ कल्टीवेशन के बारे में बात कर सको और मैनर्स के बारे में बात कर सको। तुम सभी की तरफ देखा तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है। तो वो दूसरी फैमिली का एल्डर भी आगे से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो यहीं पर हमारे ड्यूक हुआ की एंट्री होती है। ड्यूक हुआ भी उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तुम सभी लोग आपस में यहाँ पर आर्ग्यूमेंट कर क्यों रहे हो, तुम सभी लोग आपस में बच्चों की तरह बहस क्यों कर रहे हो। हम लोग यहाँ पर वोटिंग करवाकर फैसला कर ले जुन फैमिली को 12 गार्डियन क्लैन की फैमिली में से निकाला जाए। जो लोग इस फैसले के साथ हैं वो उठकर खड़े हो जाए या फिर अपना हाथ खड़ा करें, और जो लोग इसके खिलाफ हैं वो लोग अपनी जगह के ऊपर बैठे रहे। इस तरह ये फैसला आसानी के साथ किया जा सकता है क्योंकि 12 गार्डियन फैमिलीज के हेड यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर 12 लोग अपना अपना वोट दे सकेंगे। तो जिसके वोट ज्यादा होंगे उसी के फैसले के ऊपर अमल किया जाएगा। तो जल्दी से फैसला करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मास्टर हीलियन पेंग कहते हैं अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले वोटिंग को मैं स्टार्ट करता हूँ। अपनी पूरी की पूरी हीलियन फैमिली के बिहाफ पर इस बात से एग्री करता हूँ कि जुन फैमिली को गार्डियन फैमिलीज में से निकाल दिया जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, अब ये गार्डियन बनने के लायक नहीं रहे। वहाँ पर एक और फैमिली होती है चीजेंग फैमिली, वो लोग भी कहते हैं जुन फैमिली को निकाल दिया जाए। बाई फैमिली कहती है जुन फैमिली को निकाल दिया जाए। नैनगोंग फैमिली और साथ में जू फैंग फैमिली कहते हैं ठीक है इनको निकाल दिया जाए। लिंग नैन फैमिली, कैलियोग्राफी फैमिली, ये सभी लोग कहते हैं ठीक है इन लोगों को निकाल दिया जाए। यानी कि जहाँ पर टोटल 7 वोट हो चुके हैं। ड्यूक हुआ डीमन क्वीन से कहते हैं जैसा कि क्वीन ने जहाँ पर अपनी आंखों से देख लिया है, जहाँ पर हमारे पास ज्यादा वोट है, 7 लोगों ने इसके खिलाफ वोट दिया है कि इनको यहाँ से निकाल दिया जाना चाहिए। साथ ही मास्टर ड्यूक हुआ सोच रहे होते हैं अब देखते हैं कि किंग होंग यहाँ पर क्या कर पाता है। किंग होंग तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहते, लेकिन किंग होंग के ससुर जी जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं और गुस्से के साथ चिल्लाकर कहते हैं तुम सभी कमीनों तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। दामाद के जुन क्लैन ने हमेशा ही तुम सभी लोगों के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से बर्ताव किया, लेकिन तुम लोग यहाँ पर उसके साथ क्या कर रहे हो, तुम लोग उसी के खिलाफ वोट दे रहे हो, तुम लोग वाकई में बहुत ज्यादा घटिया हो। तो उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं इसे लगता है कि इसने हमारे सभी लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मेरी नजर में ये कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम सभी लोगों से कहते हैं अगर इन लोगों को ये वोटिंग वाला तरीका पसंद नहीं आया, तो हालांकि हम लोगों ने यहाँ पर करके तो ये बात साबित कर दिया कि कोई भी नहीं चाहता कि जुन फैमिली को इस 12 गार्डियन फैमिलीज में रखा जाए, लेकिन मेरे पास एक और तरीका भी है। एंड फादर उसे कहते हैं चलो जल्दी से बताओ अब यहाँ पर कोई और ट्रिक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वो जल्दी से प्रिंसेस के सामने आ जाते हैं। वो डीमन क्वीन के सामने आकर कहते हैं जबकि यहाँ पर सभी लोगों ने देख लिया है जुन फैमिली को निकालने के लिए यहाँ पर 7 फैमिलीज ने वोट दिया है, जबकि जुन फैमिली को यहाँ पर रखने के लिए सिर्फ 5 फैमिलीज ने वोट दिया है। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर इन सारी फैमिलीज के दरमियान में कंपटीशन करवा लें। तरफ से 7 फैमिलीज के डिसाइपल्स होंगे और दूसरी तरफ से इन 5 बड़ी फैमिलीज के डिसाइपल्स होंगे। यहाँ पर ये लोग आपस में फाइट करेंगे। यहाँ पर फेयर एंड स्क्वेयर मैच के लिए हम लोग दोनों तरफ से 12-12 जीनियस डिसाइपल्स को सिलेक्ट करेंगे। वो 12 जीनियस डिसाइपल्स आपस में स्पार करेंगे। जब यहाँ पर ज्यादा बैटल्स को जीत लिया जाएगा तब फैसला हो जाएगा कि जुन फैमिली यहाँ पर रह पाएगी या फिर जुन फैमिली को यहाँ से निकाला जाएगा। वहीं पर एक फैमिली के लीडर उसे कहते हैं तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बेशर्म हो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि जो 7 फैमिलीज तुम्हारे साथ हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। हालांकि दोनों तरफ से 12 बच्चे इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, लेकिन तुम्हारी तरफ के बच्चे तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। डीमन एम्बरर के साथ जो साथी होते हैं वो सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। वो मंत्री कहते हैं प्रस्ताव तो किसी भी लिहाज से बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो हीलियन फैमिली है जिसमें काफी सारे पावरफुल डिसाइपल्स हैं, दूसरी तरफ ड्यूक हुआ की फैमिली है। ड्यूक हुआ की तरफ से 2 पावरफुल डिसाइपल्स हैं जिनके पास रॉयल ब्लड लाइन की पावर है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जुन फैमिली के पास जो सबसे पावरफुल और जीनियस डिसाइपल जिंजू था उसकी कल्टीवेशन तो पहले से क्रिपल हो चुकी है, वो फाइट में हिस्सा नहीं ले पाएगा। मास्टर ड्यूक हुआ आगे बढ़ते हैं और किंग होंग के पास जाकर उससे कहते हैं ब्रदर जुन क्या तुम हमारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे या नहीं। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी। किंग होंग सोच रहे हैं अगर मैं यहाँ पर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ तो हम लोग लाजमी तौर पर इस फाइट को हारने वाले हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको एक्सेप्ट नहीं करता तो क्या होगा, हमारी 10,000 साल से हमारी जुन फैमिली ने जो प्राइड इकट्ठी की है वो मिट्टी में मिल जाएगी। क्या हम लोग एक चैलेंज से डरकर भाग रहे हैं। कहीं पर हमारे जाउची की एंट्री होती है। जाउची अपने डैड के कंधे पे हाथ रखते हुए उसे कहता है ये तो सिर्फ एक छोटा सा कंपटीशन है, मेरी जुन फैमिली कभी भी किसी कंपटीशन से डरकर पीछे नहीं हटती, हम लोग इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। ग्रैंडफादर भी उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अपनी फैमिली के बिहाव पर इतना बड़ा डिसीजन लेने की, तुम अकेले इस लायक हो चुके हो कि तुम फैमिली के फैसले ले सको। जबकि ड्यूक हुआ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और साथ ही उन लोगों से कहते हैं जरा देखो तो सही, तुम लोगों में से एक बच्चा यहाँ पर इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है जबकि बाकी के सभी लोग उसे मना कर रहे हैं। हमारी जुन फैमिली जो कि कभी एक बहुत ही प्राइडफुल और रैंक नंबर 1 की फैमिली हुआ करती थी, जो 12 गार्डियन क्लैंस की हेड हुआ करती थी, तुम लोगों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि तुम लोग यहाँ पर फैसला नहीं ले पा रहे कि तुम्हें चैलेंज को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। किंग होंग उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो वहाँ पर जुन फैमिली के जो एलाइज होते हैं उनमें जैन जी जियांग और सू जियांग नैन 2 फैमिलीज के एल्डर होते हैं। वो चिल्लाकर उसे कहते हैं ब्रदर किंग होंग तुम्हें यहाँ पर ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, ये बस यहाँ पर तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लो। तुम से कोई भी यहाँ पर तुम्हारी जुन फैमिली की 10,000 साल में जो कुछ भी तुम लोगों ने हासिल किया है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी फैमिली फर्स्ट थी और हमेशा फर्स्ट ही रहेगी। किंग होंग उन दोनों से कहते हैं तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपनी पूरी जिंदगी इस बात को नहीं भूलूंगा कि तुम लोगों ने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। साथ ही वो गुस्से के साथ कहते हैं अब जबकि यहाँ पर मेरी फैमिली को चैलेंज किया गया है तो मैं अपनी हजारों साल की प्राइड को दांव पर लगाने को तैयार हूँ। हमारी फैमिली कभी भी पीछे नहीं हटी तो इस बार भी पीछे नहीं हटेगी। आज मैं तुम सभी लोगों को
दिखा दूंगा। जिन लोगों को लगता है कि जुन फैमिली में कोई भी जीनियस नहीं बचा, तो अब तुम्हें पता चलेगा कि जुन फैमिली में अभी भी जीनियस बाकी है। किंग होंग मास्टर हुआ से कहते हैं, तो चलो देखते हैं कि आज की बैटल में कौन जीता है। अगर हमारी पूरी की पूरी फैमिली को इस बैटल को जीतने के लिए अपनी जान भी गंवाना पड़े, तब भी हम लोग इसको एग्री करेंगे और तुम्हारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। ससुर जी कहते हैं, ये तो वाकई में मेरा दामाद होने के लायक है, जबकि इसने जहाँ पर फाइट करने के लिए चूज किया है, तो मेरी मो फैमिली जहाँ पर इसका पूरा साथ देगी। मेरी मो फैमिली तुम्हारे साथ मिलकर फाइट करेगी। बाकी के एल्डर्स भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, जुन किंग होंग, हम लोग काफी अर्से बाद तुम्हारे इस रूप को देख रहे हैं। हम तो भूल ही गए थे कि किंग होंग क्या चीज है और कितना पावरफुल है। कि हमारी जैन फैमिली और सू फैमिली, हम दोनों भी तुम्हारा साथ देंगे। मास्टर टियांजिया यानी अंकल हीवन भी उसे कहते हैं, ठीक है, मेरी टियांजिया फैमिली भी तुम्हारा साथ देगी। हमारी फैमिली से भी वॉरियर्स तुम्हारे साथ मिलकर फाइट करेंगे। डेमन क्वीन उन सभी की बात सुनने के बाद उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अब जबकि सब कुछ सेटल हो चुका है, तो मैं तुम लोगों को फाइट करने से नहीं रोकूंगी। चलो ठीक है, हम लोग किसी ऐसी जगह पर चलते हैं जहाँ पर फाइट की जा सके। तो सभी से कहती है, बाहर के ग्राउंड में आ जाओ। साथ ही डेमन क्वीन उनसे कहती है, जरा रुको, पहले हम लोग यहाँ पर प्राइस की बात कर ले। अगर यहाँ पर जुन फैमिली वाले हार जाते हैं, दूसरे क्लैंस के मुताबिक जुन फैमिली को 12 गार्डियन क्लैंस के अंदर से बाहर निकाल दिया जाएगा। फैमिली के पास अब कोई भी राइट्स नहीं बचेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ड्यूक हुआ की साइड हार जाती है, तो फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो जुन फैमिली वाले डिसाइड करेंगे। मास्टर ड्यूक हुआ सोच रही होती है, ऐसा कैसे हो सकता है, जुन फैमिली कैसे हमसे जीत सकती है। वो क्वीन से कहते हैं, क्वीन इस बारे में तो सोचना भी नहीं कि हम लोग हार जाएंगे। यहाँ पर हमारा जाउची प्राइस को सेट करता है। जाउची उनसे कहता है, अगर हम लोग यहाँ पर इस मैच को जीते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हारने वाली सारी फैमिलीज, यानी कि टोटल 7 फैमिलीज, सारी फैमिलीज को मैं 5-5 किलोग्राम पर्पल गार्ड क्रिस्टल्स देने पड़ेंगे। सभी लोग सुनने वाले बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इस लड़के की डिमांड तो कुछ ज्यादा ही है, जी यहाँ पर 5 किलोग्राम पर्पल गार्ड वेन क्रिस्टल्स मांग रहा है। मास्टर ड्यूक हुआ उसे कहते हैं, चलो ठीक है, हम लोग इस शर्त को एग्री करते हैं। अगर तुम लोग जीते तो हम तुम्हें देंगे, लेकिन तुम्हें पहले ये सोचना चाहिए कि तुम लोग इस फाइट को जीतोगे कैसे। हमारी डीमन क्वीन वहाँ से बाहर आने के बाद बाहर एक बड़ा सा सर्कल बनाती है। वो उन सभी लोगों से कहती है, तो मैंने यहाँ पर एक सेटअप सर्कल बना दिया है, तुम सभी लोगों को इसी सर्कल के अंदर फाइट करनी है। यहाँ पर जो मास्टर रेफरी बनने वाला है, वो उन सभी को रूल्स के बारे में बताता है कि तुम सभी को यहाँ पर 1-on-1 बैटल करना होगी। तो ओपोनेंट्स यहाँ पर आपस में फाइट करेंगे। अगर तुम लोग इस सर्कल से बाहर निकल गए और 10 सेकंड तक बाहर ही रहे, तो इसका मतलब तुम इस फाइट को हार जाओगे। जो भी लास्ट के ऊपर इस सर्कल के अंदर बचेगा, वो इस मैच को जीत जाएगा और उसके बाद अगला कॉम्पिटिटर उसको चैलेंज कर सकता है, ताकि पहले वाला हार ना जाए, अगला कॉम्पिटिटर आता जाएगा। ह्यूमन क्वीन अपनी चेयर पर बैठ जाती है और कहती है, चलो फिर फाइट को स्टार्ट किया जाए। हम लोग अपनी इस फाइट को नेक्स्ट एपिसोड में स्टार्ट करेंगे। यहीं पर एपिसोड 160 का एंड होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।